हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या मैं आपको एलियंस लगता हूँ? क्या दूसरी दुनिया से आया हुआ लगता हूँ? फिर समाज में इतना भेदभाव क्यों होता है? किसी इंसान को देखकर इतना लोग जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? उसके पहरावे से, उसके चलने फिरने से लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं? क्या वो एक मर्द और औरत से अलग है इसलिए, या उसका सोच या उसके विचार उन लोगों से अलग है इसलिए? नमस्कार, मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं एमए कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। उससे पहले मैंने एमए किया है सोशल वर्क में और साथ में ऑनर्स इन हिस्ट्री, जिसमें मैंने टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और 3 साल मैं कॉलेज कलर भी रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने डिप्लोमा किया है फ्रेंच लैंग्वेज में और रशियन लैंग्वेज में, और साथ ही कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में। इसके साथ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, जैसे सक्षम ट्रस्ट जो एनजीओ है उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। स्टेट जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है उसकी मैं मेंबर हूँ। नालसा की मैं नोडल ऑफिसर हूँ, और साउथ ईस्ट एशिया का जो एक ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी भी मैं एक मेंबर हूँ, ताकि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके राइट्स के लिए उनकी जो आवाज़ है वो हर इंसान के दिलो दिमाग घर घर तक पहुँचे, कि वो लोग भी इंसान हैं, आपके जैसे ही लोग हैं। मेरी लाइफ भी आम लोगों की तरह शुरुआत हुई, जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं, मैं भी उसी तरह से पैदा हुई। और इस दुनिया में जो लोग पैदा होते हैं, मेल या फीमेल, जो बायोलॉजिकल किस तरह से पैदा होते हैं, सभी लोग जो मेल फीमेल एक असाइंड सेक्स को लेकर पैदा होते हैं। तो मैं पैदा तो मेल बॉडी में ही हुई हूँ, लेकिन मैं 3 साल में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हूँ। उस जो असाइंड सेक्स और जो जेंडर था वो मेरा मिसमैच हो गया, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल मेल थी और समाज ने मुझे बताया कि तुम मेल हो। वो दोनों चीज़ों में कन्फ्लिक्ट था, मैं दोनों के साथ मैच नहीं कर पा रही थी अपने आप को, कि मेरा असाइंड सेक्स मेल है, लेकिन जो समाज ने जो कंस्ट्रक्ट, जो सामाजिक एक ढांचा है जिसमें बोला गया कि तुम आदमी हो, तो मैं उसको साथ मैच नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको नकार दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने अपने आप को जो आइडेंटिफिकेशन दी वो फीमेल की थी। मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मुझे आटा गूंदना है, तब मैं 3 साल की थी। मेरी माँ बोल रही थी नहीं, तुम्हें नहीं, कि तुम लड़के हो, तुम्हें तो दूसरे काम करने, लड़कियों वाले काम मत किया करो तुम। मैं कहा नहीं, मैं तो लड़की हूँ। तो वो लोग सब, मतलब ऐसे ही 8-9 बजे की बात थी, 73 की, तो सब लोग सो गए और मैंने उठ के चुपचाप अंधेरे में, लाइट बहुत ऊंची होती थी तो मैंने वो जगा नहीं, मतलब उसको जला नहीं पाई, तो मैं उठ के चुपके से पीपे, जो आटे का पीपा होता उसमें से आटा लिया और एक परात में डाल के और बहुत सारा पानी डाल दिया। तो जब छप छप की आवाज़ आई तो मेरे पापा ने सोचा कि बिल्ली आ गई है, तो उन्होंने लाइट जलाई। तो उन्होंने देखा कि मैं आटे में अपने पूरे हाथ से उसको गूंदने पे लगी हूँ। तो ये जो घटनाएं थी, और उसके बाद जो 5 साल की एज में मेरा मुंडन हुआ, तो मैंने कहा कि मैं मुंडन नहीं करवाऊंगी। हिंदू में एक परंपरा होती है जिसमें लड़के का मुंडन होता है, तो वो मैंने मना कर दिया, ये बोल के कि मैं लड़की हूँ और मेरा मुंडन क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लड़के हो। मैंने कहा नहीं, मैं लड़की हूँ, बाकी लड़कियां हैं उनका क्यों नहीं मुंडन करते या। तो मेरा ज़बरदस्ती मुंडन कर दिया गया, और फिर मेरे लिए कपड़े लेके आए लड़कों वाले, तो वो मैंने फेंक दिए। काटना वो तो मैं रुकवा नहीं पाई, लेकिन जो कपड़े पहनने थे वो मैंने अपनी जिद से फ्रॉक पहनी।
जैसे ही मेरा एडमिशन स्कूल में 6 साल की एज में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती थी मैं वॉशरूम कौन सा यूज़ करूँ। लड़कियां जो वॉशरूम यूज़ करती थी, मैं उसमें अगर जाने की कोशिश करती तो लड़के हंसते थे या वो मेरे को जाने नहीं देते थे। अगर मैं लड़कों वाले में जाती थी तो लड़के पीछे से मेरी निक्कर खींच देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को वॉशरूम में बंद कर दिया लड़कों ने, बॉयज़ वाले में, तो मैं करीबन 1 घंटा अंदर रही उसके अंदर। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता, स्कूल में वॉशरूम स्कूल के अंदर नहीं होते थे, तो बाउंड्री जैसे स्कूल की बाउंड्री होती थी, किनारे पे जाके होते थे, तो इतनी दूर से आवाज़ भी नहीं आई मेरी रोने की। लेकिन जैसे ही रिसेस हुई या बीच में कोई हुआ तो कोई आया तो उन्होंने मेरे को खोला। तो ये चीज़ें थी जो मेरे साथ भेदभाव शुरू हो गया था बचपन 6-7 साल की एज में। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई लड़की करती थी, लेकिन लोग नहीं मानते थे उस बात को, क्योंकि मेरा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सेक्स जो है मैच नहीं कर रहा था। लोग नहीं समझ पा रहे थे इसको। तो ये सब चीज़ें होती रही स्कूल में। टीचर के अगर मैं वॉशरूम जाती थी तो वॉशरूम भी मैं अगर जाती थी तो बीच जो क्लास चल रही थी उसके बीच में जाती थी, क्लास ख़त्म होने के बाद नहीं जाती थी, क्योंकि क्लास ख़त्म होते ही सब लोग वॉशरूम की तरफ भागते थे और मैं बीच में जाती थी ताकि मुझे एकांत मतलब एक तब कोई ना जाए। और क्योंकि मैं फीमेल वाले में नहीं जा पाती थी, मुझे बॉयज़ में ही जाना था। अगर बॉयज़ वाले में जाना है तो फिर मुझे बीच में ही जाना पड़ता था। और टीचर्स की मुझे डांट खानी पड़ती थी, हमें कभी कभी बहुत मार पीट पड़ती थी कि तुझे बीच में ही क्यों आता है। और 9th 10th में आके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि तब मेरा सेक्सुअलिटी क्लियर होने लगी। मेरी ओरिएंटेशन जो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये एज होती है जब इंसान किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल हो मेल हो, और ट्रांस भी जो होंगे वो भी किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मेरा जो अट्रैक्शन था वो भी एक नेचुरल था, तो मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न होती थी कि ये क्यों सब हो रहा है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट, मतलब मैं लड़के की तरफ क्यों अट्रैक्ट हूँ। ये सब सोचते हुए, ठीक है ये मैं सोचती थी, लेकिन अगर मैं लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो तो वो मेरी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। और एक लड़के से मेरा प्यार भी हुआ वन साइड, तो मैं उसके लिए बहुत उसका होमवर्क भी करती थी, उसके लिए खाना भी लेके आती थी, सब मतलब सब काम करती थी, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था। और मुझे ये नहीं था कि मुझे उसके साथ रिलेशन में जाना था, मुझे प्यार था बस उससे, और वो रूहानी भी हो सकता, एक आत्मा का प्यार भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें चलती रही और उन दिनों फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। 9th और 10th में, 8th तक मैं बहुत तो पढ़ने बहुत होशियार थी, लेकिन 9th 10th में फिर मैं जब मैं 13-14 साल की थी तो मैं डिप्रेशन में हो गई। और मेरा 10th में जाके बहुत मुश्किल से ही मैं पास हो पाई। मेरा 10th में जब मैं मैथमेटिक्स का जो था, मैं कमज़ोर थी उसमें, तो टीचर उसको यूज़ करते थे मेरी आइडेंटिटी को कि मैं तुझे मेरे पास आ जा पढ़ने के लिए, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, ट्यूशन पढ़ाऊँगा। तो वो उस दौरान वो यूज़ भी करता रहा, और हम लोग चुपके से डर के मारे कुछ बोलते भी नहीं थे, क्योंकि मैं फेल ना हो जाऊँ या फेल ना कर दें, ये सब चीज़ें वो यूज़ करता रहा उस चीज़ को। रामलीला में हम लोग बहुत रोल प्ले करते थे और हमें ज़्यादा फीमेल के रोल दिए जाते थे। उस दौरान भी सारी मतलब मैं ये सोचती हूँ कि सारी दुनिया इतना नफरत करती हैं, और 10 दिन ऐसे कौन से होते हैं, 10 दिन में हमें क्यों ढूंढा जाता है। मतलब फीमेल रोल, सीता का रोल, शूर्पणखा का रोल, के कई सारे इतने रोल सारे, हमें बहुत लोग पूजा करते हैं, हमारी पाँव छूते हैं। आप रामलीला देखते तो लोग, हम जैसे लोग जब रामलीला में उतरते हैं तो लोग पाँव छूते हैं। वो 10 दिन ख़त्म होते ही लोग फिर नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 89 की, 88-89 की। तब +1 +2 सिस्टम शुरू हो गया था, और मेरा जो था सेकंड बैच था जब +1 +2 शुरू हुआ था, मेरा सेकंड बैच था उस टाइम पे। अब गवर्नमेंट कॉलेज 46 का है, वो सेक्टर 40 में होता था पहले।
तो मेरा एडमिशन वहाँ पर हुआ। मेरा सारा जो सर्कल था वो चेंज हो गया। जो फ्रेंड सर्कल फर्स्ट क्लास से 10th तक था, उन सबको पता था मेरे बारे में कि ये लड़कियों जैसा है। कॉलेज में गई तो एक एटमॉस्फेयर बदल गया। उस बदलाव का थोड़ा फिर मैंने सोचा कि वहाँ लोगों को पता था, अब यहाँ किसी को नहीं पता। और मुझे अगर यहाँ पर एक को भी पता लगे ये ट्रांस है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव शुरू हो जाएगा। और यहाँ मुझे 5 साल पढ़ना है। मेरी जो औरत है वो अंदर है। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं छुपा भी सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उसको बता भी सकती हूँ। दैट इज़ पर्सनल। वो अंदर हो सकती औरत, लेकिन उसको हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं, जब हम दुनिया को बताते हैं, तो जेंडर एक्सप्रेशन होता है। मैं कौन हूँ और मैं उसको किस तरह से लोगों के सामने प्रदर्शित करती हूँ अपने आप को। कि औरत होना अलग बात है, लेकिन औरत को आप दुनिया के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हो, वो आपके कपड़ों से हो सकता है, आपके लंबे बालों से हो सकता है, आपके जो कानों के ईयर रिंग्स होते हैं उनके, मतलब जो भी एक औरत का एक पहनावा है, पहचान है, वो जेंडर एक्सप्रेशन है। तो जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर रोल वो है कि जो मैं एक औरत होने के नाते जो कर सकती हूँ। एक आदमी के अलग रोल है, एक औरत के अलग रोल। तो मैं औरत होने के नाते जो रोल अदा कर सकती हूँ समाज में, तो वो मैं उन चीज़ों से बचना चाहती थी। एक जेंडर रोल और जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर आइडेंटिटी तो ठीक है, मेरे अंदर है वो, लेकिन ये 2 चीज़ों से मैंने अपने आप को छुपा लिया। ये 2 चीज़ों को बहुत कंट्रोल करती थी कि समाज को पता ना चले। और इसलिए इस चीज़ को दबाने के लिए मैंने सब्जेक्ट भी वैसे ही चूज़ किए ताकि चलना फिरना कम हो। जैसे सपोज़ मैंने म्यूज़िक लिया, वोकल और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, 2 सब्जेक्ट थे जिसमें मेरे को 45 मिनट्स क्लास के अंदर बैठ के ही सितार बजाना होता था और वो गाना होता था। तो ये 5 साल तक मैं इनको सीखती रही। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद था, बहुत जुनून है मुझे अभी भी। मेरी रगों में है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य। ये मैं उसका फ़ायदा उठाया ताकि मुझे ज़्यादा चलना ना पड़े कॉलेज में, एक क्लास से दूसरे कॉलेज। अगर मैं चलती तो लोगों को लगेगा ये लड़कियों जैसा है, ठीक है। तो हाँ, 3 सब्जेक्ट और थे जिसमें इंग्लिश था और हिंदी और हिस्ट्री। 3 क्लासेस में मुझे जाना पड़ता था, लेकिन मैं बहुत संभल के जाती थी। ऐसा मेरे को बनावटी बनना पड़ता था, एक आवरण जैसे ना ओढ़ के जाना पड़ता था, किसी को पता ना चले। और एक बहुत दर्दनाक स्थिति होती थी कि जो मैं हूँ नहीं, मुझे वो लोगों को बताना पड़ रहा है। तो लेकिन 5 साल तक ये एक से फ़ायदा ये हो कि मैं डिप्रेशन से निकल गई। और डिप्रेशन से निकलने से क्या हो कि मेरा जो अंदर के जो हुनर था, जो मेरे अंदर क्वालिटी थी, कैलिबर था, वो उभर के सामने आया। और मैंने 5 साल अपने जो एकेडमिक था उसमें मैंने टॉप किया। और मुझे सब लोग ये पूछते थे कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट आता था तो किसी को नहीं पूछते थे, मुझे पूछते थे तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। अब जब अवार्ड सेरेमनी होती थी, हर अवार्ड मुझे ही दिया जाता था। मतलब करीबन 3-4 कॉलेज कलर का हो गया, म्यूज़िक डांस हो गया, साथ में फर्स्ट इन कॉलेज, फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी। तो सब मुझे कमेंट मिलता था, तुम उठ के पीछे मत जाएगा, वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि हर अवार्ड तो तुम ही जा रहे हैं। During her student life also, he at that time he was also very slim, tall, handsome boy. Because we couldn't identify, or no one could make out that this is her problem or his problem. But one thing I remember, very intelligent, very focused, and all the 3 consecutive annual function, she was on the top. तो ये मुझे खुशी होती थी कि हाँ, मेरे अंदर जो हुनर है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, वो अब उभर के सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो मैं हूँ, ये तो दुनिया की चीज़ें हैं ना, ये अंदर की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो
मेरा औरतपन है, जो मेरे अंदर औरत है, वो उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। इन चीज़ों के लिए मैं जद्दोजहद करती थी। तब क्या होता था कि डिस्फोरिया हो जाता था, बॉडी से नफरत, क्योंकि एक टाइम तो आपको घर में आके अपने आप को देखना भी है, और उसके लिए फिर मैं क्या करती, साड़ी पहन लेती थी, दरवाज़ा बंद करके साड़ी पहनती, सूट पहनती थी, ताकि मैं अपने अंदर की जो औरत है उसको जी सकूं। और या फिर जो जेंडर रोल है, जेंडर एक्सप्रेशन में कमरे के अंदर करती थी, लेकिन जेंडर रोल जैसे घर में अपनी मम्मी के साथ में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें मैं वो पूरा करती थी। और कहीं ना कहीं मैं बैलेंस बना के चल रही थी, क्योंकि ताकि मेरे अंदर की जो औरत मरे ना, वो डिप्रेशन में ना आए। मुझे तब ये नहीं पता था कि समाज इतना प्रगति कर लेगा, इतना डेवलप हो जाएगा कि हमें एक पहचान मिल जाएगी। मुझे कोई फ्यूचर का ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ये उस ज़िंदगी जो मैं जीना चाहती हूँ वो जी भी पाऊंगी कि नहीं। तो उस टाइम पे जो सरकमस्टांसेस था, मैं उन्हीं के साथ जीती थी। मुझे फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता था क्या होगा मेरे साथ। Whatever Dhananjay was going on inside of him at that time, never shared it, and I'm very sorry about it. Why didn't matlab jo hai they share that with me, you know, because of the simple reason ki it wasn't that we weren't close to the students or whatever it is. Maybe it was just that the fear that she had, कि what is anybody going to say, what are the classmates going to say, or what is going to be the outcome of this, you know, coming out of the closet situation. That maybe must have really been traumatic for her. And then she shared with her situation that she's in the university and she's working towards the transgender rights and so on and so forth. And it really gave me a sense of satisfaction that she had the courage. तो ये कॉलेज में 3 साल मैंने टॉप किया, सब चलता रहा। लेकिन फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने ऑनर्स किया था हिस्ट्री में और टॉप भी किया था, तो मेरे को आराम से एडमिशन भी मिल गया। मेरे एडमिशन होते ही वहाँ पर लड़कों का कहीं ना, जब क्योंकि वहाँ म्यूज़िक नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री था, और मुझे 4 जो टॉपिक जो हर एक क्लास में जाना है मुझे, और जाना मतलब कि आपको एक लड़की जा रही है लड़के के शरीर में, तो जो हुक्म होता है अंदर की, जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो ब्रेन आपको जो कमांड दे रहा है, जो आपको निर्देश दे रहा है, वो शरीर उसी तरह से चलेगा। शरीर के हिसाब से ब्रेन नहीं चलता, ब्रेन के हिसाब से शरीर चलता है ना। मेरी जो अंदर की आत्मा है वो मेरे को कमांड करी थी, और जब मैं चलती थी तो लड़कियों जैसे, और लड़कों को लगता था कि ये कुछ अलग चीज़ है। तो रैगिंग हुई मेरे साथ। मेरा एडमिशन हुआ कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते बाद मुझे बुलाया गया लड़कों ने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे। जब आजकल तो वह नाइट स्ट्रीट जो फूड मार्केट है वहाँ पर, पीछे लेके मेरे साथ बहुत बदतमीजी की उन्होंने, मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। और इतना ज़्यादा हरासमेंट हुई तो मैं दूसरे दिन से आई नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं आई। उनसे मैंने इतना गिड़गिड़ाई उनके सामने कि मतलब वो बोलते हैं तुम छक्का हो, मतलब इतना सारे डेरिगेटरी वर्ड यूज़ करते थे, परोठा ये वो, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं क्या, और मैं सोचती थी भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया, या तो मुझे आदमी बना दिया या औरत बनाते, तो बीच में क्यों लटका रखा है। तो दूसरे दिन से मैं यूनिवर्सिटी आई नहीं, वो मैंने छोड़ दिया। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैंने से लॉ में एडमिशन लिया, और साथ में मैंने एक प्राइवेट जॉब भी शुरू कर दी, क्योंकि पेट तो पालना था, और साथ में जब स्टडी छूट गया या तो फिर जॉब करते
तो जॉब के साथ साथ मैंने सोचा स्टडी, क्योंकि मुझे बुक्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बुक्स देखती हूँ, मुझे मेरे अंदर की आत्मा, या संगीत सुनती हूँ, तो ये सब चीज़ें अंदर की, जो मेरे अंदर से बहुत खुशी मिलती है मुझे। और हमेशा अभी भी मेरे पास हमेशा बैग होता है, चाहे मैं साड़ी में भी जाऊँ, कभी भी मेरे को कभी किसी ने बिना बैग के नहीं देखा, क्योंकि मेरे अंदर वो एक है ना, मुझे बुक्स बहुत पसंद है, और मैं चाहे मैं पढूं ना पढूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ किताब है। जॉब के साथ साथ मैंने इवनिंग डिपार्टमेंट में लॉ में एडमिशन ले लिया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हुआ, तो कुछ दिन तक मैं जाती रही, और क्लास लगती थी हमारे 5:45 पे। तो जैसे ही मैं बाहर निकली क्लास के बाद, तो कुछ लड़के थे और रूम में लेके गए मुझे, लेक्चर हॉल था जहाँ पर, और मेरे अंदर जाते ही मेरे को कुंडा बंद कर दिया। और कुंडा बंद करके मैंने कहा, हाँ जी, कितने तुम नए हो? मैं कहा, हाँ जी। कितने तुम, मतलब हरियाणवी टाइप में बोल रहे थे, तो कितने तुम लग रहे तो बहुत सुंदर हो, तुम डांस भी अच्छा करते हो, तुम्हारी बॉडी बड़ी लचकदार है। तो फिर वही शोले वाले जो डायलॉग ना, बसंती वाला, इस तरह से कहते हैं, तो उस तरह के वो बिहेवियर करने लगे मेरे साथ, नाच हमारे सामने। तो मुझे अजीब सा लगा, और फिर वो बदतमीज़ी करने लगे, मुझे हाथ पकड़े, मैंने उनके साथ ऑब्जेक्शन भी किया, तो बदतमीज़ी करने लगे। फिर जब वो मुझे मारने लगे, और फिर मुझे मतलब नाचना पड़ा। एक लड़का बैठा था ऐसे चेयर पे बैठ के, और पाँव दूसरी चेयर पे रखे थे, जैसे कोई डाकू बैठा होता है। कहते आप इसके पाँव दबा, और इसके साथ वो कर जो एक औरत करती है। सो मुझे बड़े अजीब सा लगा, मैं रोई भी उसके पाँव पे। जब मेरे को धक्का दिया उसने, तो मैं उसके पाँव में गिर गई। तो मैंने उसके पाँव पकड़, मैं छोड़ दे मुझे, और मतलब तुम जो मतलब करवाना चाहते हो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। तो एक उनमें से एक अच्छा लड़का था, तो वो थोड़ा इमोशनल था। उसने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसने मेरे को उठाया, कहते तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें ये मारेंगे, और तुम्हारे से वो कर्म करवाएंगे कि मतलब एक जैसे एक औरत से हो, जो रेप टाइप का। उसने मेरे को पकड़ा, और उन सब से हटा के मुझे एक तरफ लेके, और उसने फटाफट कुंडा खोला कि भाग जा तो मैं वहाँ से भाग गई। वो भी फिर मेरे से छूट गया, लॉ भी। उसके बाद पढ़ने का जो ख्वाब था ना, वो मेरे से दूर हो गया। 2 साल में जो मेरे साथ हुआ, अब मुझे डर लगा कि दिन में भी ऐसा होता, रात में भी ऐसा होता। तो मुझे लगा कि अब नहीं मैं पढ़ पाऊँगी। तो फिर मैंने उनमें एडमिशन लेने की कोशिश की जिनमें कम टाइम, जैसे डिप्लोमा मैंने बताया कि मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा किया, रशियन में वो एक घंटा या 1.5 घंटे के क्लासेस, सर्टिफिकेट कोर्स है डिप्लोमा। उसमें वो बच्चे आते थे जो लोग प्रोफेशनल थे, या जो कोई जिनके पास टाइम कम होता था लेकिन सीखना होता था, कहीं ना कहीं अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते, तो वो लैंग्वेजेस में चले जाते हैं, ताकि तो वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके साथ मैंने ये सब सीखा। धनंजय कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, अपने जो भी एक लगन पकड़ लेता है उस तरफ चल पड़ता है अभी वो। अब फिर धीरे धीरे फिर फ्रेंच, रशियन, अब सोशल वर्क में है, तो इसमें भी ये टॉप में ही है। एक्सप्लोर ऐसे एक्सप्लोर रहा है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, किसी की चीज़ की तह तक जाना, एक्सट्रीम तक जाना, बीच में नहीं छोड़ना किसी काम को। तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी में रहा है, और अभी भी यूनिवर्सिटी में है। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उनमें किसी टैलेंट की कमी है। जैसे छोटे बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को पकड़ ले, हर चीज़ को वो सीख ले, हर चीज़ वो जान ले भी, हाँ ये भी चीज़ है, इसको मैं जानता हूँ, ये भी। वही क्यूरियोसिटी इसकी पढ़ाई की है, और जिस तरफ ये मुड़ता है उसी तरफ को ये और एक्सप्लोर करता चला जाता है। इतनी निष्ठा पढ़ाई के प्रति मैंने लड़के या लड़की में नहीं देखी होगी जितनी कि उनमें देखी है। सबसे पहले तो खुद को जानने की इच्छा, कि हम सबसे पहले किसको जानते हैं। हम 10-12 साल में अपने आप को ही जानने लगते हैं, और जबकि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो खुद को नहीं जान पाता, कभी भी जानने की प्रयास भी नहीं करता। लेकिन ये छोटी सी उम्र में सबसे पहला काम यही होता है इनका, अपने आप को जानने का।
जब मेरा स्टडी ये चल रहा था 93 में मेरे एमए में एडमिशन, उसके बाद छूटने वो ख़त्म होने के बाद फिर मैंने टेम्परेरी क्लर्क की जॉब शुरू कर दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। और 98 में वहाँ पर एक पेपर लीक आउट हो गया और उसमें क्या कि सब लोग स्टाफ के सब फंस गए लोग, और वो केस इतना हाईलाइट हुआ सीबीआई के पास चले गया। सीबीआई के पास 2 साल तक वो पेंडिंग रहा, लोगों को बुलाते रहे 2 साल तक, 98 से लेकर 2000 तक लोगों को बुलाते रहे, उसमें भी छांटते रहे कौन सा इंसान उनके काम आ सकता है एविडेंस में। 2000 में क्या हुआ कि जो आईओ था हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका ट्रांसफ़र हो गया और नए आईओ आ गए और वो यंग थे, यूनिवर्सिटी से गए हुए थे वो लोग। तो उन लोगों ने क्या किया कि टॉर्चर शुरू कर दिया। जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते थे महीने में एक बार, तो बाद में 10-15 लोग रह गए जिनको उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया, उनमें इंक्लूडिंग मैं भी साथ में थी। अब मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें, क्योंकि मैं उससे डायरेक्ट लिंक नहीं थी उस पेपर से, लेकिन क्योंकि मेरा इतना कसूर था कि मैं जो खाली मटेरियल होता है जो पेपर सेटर को भेजा जाता है वो मैं भेजती थी, ब्लैंक मटेरियल। पेपर सेटिंग के बाद वो हमारे पास नहीं आता था, वो जाता था किसी और के पास, किसी और ब्रांच में। क्योंकि वो उसी पेपर प्रोसेस से जो प्रोसेस था उससे लिंक था, तो सभी लोगों को बुलाते थे। लेकिन मैं क्यों फंस गई, उसका रीज़न ये है कि मेरी आइडेंटिटी। पुलिस वाले बड़े तेज होते हैं, वो हर बात करते करते इंसान को फंसा ही देते हैं, और उनको लगता है कि लड़की है, लड़कियों जैसा ये बोल रहा है, और फिर वो आपस में बात करते हैं गे है। मुझे पता ही नहीं था गे होता क्या है। तो मैंने कहा वो क्या होता है, तो जो लड़का लड़के को पसंद करता है, मतलब मेरे अंदर से जो एक धक से हुआ, मैं कहा इनको कैसे पता लगा, क्योंकि बायोलॉजिकल मैं मेल थी। दुनिया को नहीं पता था कि मैं औरत हूँ, लेकिन दुनिया के लिए मैं आदमी ही थी। तो मैं सोचती इनको कैसे पता लगा कि मैं आदमी को पसंद करती हूँ। और फिर मेरा डर शुरू हो गया कि ये इसको यहाँ, मतलब दुनिया ये सोचती लड़की जैसे, लेकिन सेक्सुअल जो बिहेवियर है इनको इतने आगे तक कैसे पहुँच गई है, कैसे इनको पता लगा। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको यूज़ करना शुरू किया, उस चीज़ को उसका फ़ायदा उठाने लगे, मेरी जेंडर आइडेंटिटी का। उसको मिसयूज़ करने लगे कि तेरे घर पे बता देंगे, तेरे परिवार में, तेरे न्यूज़ में आ जाएगा कि तुम लड़कों के साथ संबंध बनाते हो और पेपर बेचते हो। मेरे को इतना ट्रैप कर दिया उन्होंने, इतना अपनी बातों में, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या, मतलब ये ऐसा क्यों फंसा रहे हैं, मतलब मेरी सेक्सुअलिटी, मेरी जेंडर आइडेंटिटी को क्यों मिक्स कर रहे हैं इसके साथ। मैं कुछ डिफेंड भी नहीं कर पाई अपने आप, क्योंकि जो टैबू है इंसान समाज में, वो टैबू ये है कि सेक्स, और जो एक आदमी अगर आदमी से प्यार करता है, या एक औरत के साथ प्यार करती है, एक ट्रांसजेंडर एक आदमी से प्यार करता है, तो उसके लिए समाज में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सब चीज़ें ऐसी होती गई, मेरे से ज़िंदगी सब छूटता गया। और क्यों ये सब हो रहा था, मेरी आइडेंटिटी कारण। मैं चाह रही थी मैं यहाँ से निकलूं, मुझे लालच नहीं था पैसों का इसलिए ज़रूरत थी कि मुझे यहाँ से निकलना था, इस समाज से निकलना। मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी थी जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। गरीबी में तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, इन लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, तो 2 पैसा रहेगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी और शहर में चले जाऊँगी। तो वो भी नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया सब। मेरे माँ को बहुत दुख झेलने पड़े, मेरे कारण घर से निकाल दिया गया मुझे। – 2004 में फिर मैंने जॉब शुरू कर दी, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर जॉब मिली मुझे एज ए टीचर सोशल साइंस का। तो वहाँ पर पढ़ा रही थी मैं, तो बड़ा अच्छा चलना शुरू हो गया था। 2005 में फिर
एक और समस्या शुरू होगी। भारत और पाकिस्तान का मैच था यहाँ पर। पाकिस्तान से करीबन 1-1.5 हज़ार लोग यहाँ चंडीगढ़ आए हुए थे। सब लोग 17 में कार्निवल होता था, खूब पंजाबी वर्साजों से आपस में मिलना जुलना, समझौता, ट्रेन चल रही थी, बसेस भी चल रही थी, लोग एक दूसरे से मिलना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे। लोग पूछ रहे थे कि हमारा घर वहाँ लाहौर में सही है या कहाँ है, मतलब इतना सारी बातें। उनमें से 2 लड़के ऐसे जो हमें, मेरी किस्मत में टपक पड़े। हम लोग 3-4 फ्रेंड थे वहाँ 17 में घूम रहे थे, तो वो 2 लड़के आए वहाँ लाहौर से थे। आई डोंट नो दे वर गे और नॉट, बट उन्होंने कहा कि हम भी आपके जैसे हैं। हमने पूछा वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, क्या है, गे की क्या स्थिति है। तो वो 2 लड़कों के साथ हमारी खूब बातें हुई, उन्होंने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। कुछ दिन बाद आईबी के लोग आ गए। उन्होंने पूछा धनंजय यही है? मैं कहा, मेरे जो एमडी थे स्कूल के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ यही क्या, पर बात हुई क्या? कहते इन लोगों के संबंध टेररिस्ट के साथ है। तो वो भी शॉक हो गया एमडी, मतलब ऐसे कैसे, मतलब ये तो सुबह 6 बजे घर से निकलता, मोरिंडा दूर है यहाँ से, 8 बजे स्कूल लगता है, तो घर से 6 बजे निकलना होता है। मेरे बॉस को भी ये था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। उन्होंने ये बोला कि उन आईबी को कि ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि धनंजय ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनमें से एक बंदा जो था वो वापस चले गया था लाहौर, एक यहाँ पकड़ा गया था, एंड आईबी के अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट था। उसके बाद जितने भी डायरी में नंबर थे जिनके, उन लोगों को संपर्क किया गया, उनसे कांटेक्ट किया कि क्या ये लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं। इसी कड़ी में मुझे भी फिर पूछताछ शुरू हो गई। हालांकि मेरे तक वो बंदे जो पुलिस ऑफिसर वो मेरे तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे एमडी ने उनको बताया कि वो इंसान है ही नहीं। मेरा सारा प्रोफाइल, मेरी फाइल चेक की गई, एंड 6 महीने तक मेरा पीछा किया गया। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, एंड उनको लगा अल्टीमेटली कि ये इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि शाम को जब भी टाइम लगता था, डेली तो मैं 10 बज जाते थे मैं घर पहुँच रात को, क्योंकि मेरा एमडी मुझे दूसरे काम भी करवाता, लाइक स्टेशनरी का, स्कूल की यूनिफॉर्म का, कभी लुधियाना भेज देते थे, कभी कहीं, तो मैं 10-11 बज जाते थे। कभी कभी जब मैं अकेली जाता तो मुझे लगता था मेरा कोई पीछा कर रहा है। कुछ इंसान ऐसे नज़र आते थे जो हमेशा ही नज़र आते थे, एंड उनको लगा कि ये तो कुछ और है। क्योंकि मैं शाम को अपने फ्रेंड से मिलती थी, जो मेरे ट्रांस फ्रेंड थे या गे फ्रेंड थे, उनको लगा ये तो कुछ और चीज़ है। तो फिर 6 महीने 7 महीने बाद एक कॉल आई मुझे स्कूल में ही, उसी बंदे से करवाई गई कि धनंजय, मैं पता नहीं क्या खान था वो, खान बोल रहा हूँ, लाहौर से, पहचाना, हम लोग 17 सेक्टर मिले थे। तो मैंने कहा मैं नहीं किसी खान वन को जानता हूँ, मैं कभी किसी को मिली। उसके बाद 5 मिनट उसने बात की, मेरे को याद दिलाने की कोशिश की, हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। मैंने कहा मैं कहीं नहीं गई थी, मैं बिल्कुल नहीं जानती किसी को, फिर फ़ोन रखने। उसके बाद फिर मेरे को कॉल नहीं, ना ही पुलिस ने मुझे, मतलब ये मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे आइडेंटिटी के कारण कितना सारा क्राइसिस में हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि दुनिया हमें स्पेस नहीं दे रही होती है, दुनिया हमें पहचान नहीं, और दुनिया हमें जीने के जो हमारे अधिकार हैं उनसे महफूज कर देती है, हमें उस जिंदगी को जीने ही नहीं देती। उस चीज़ को छुपाने के लिए हमें कितने सारे चीज़ों में फंस जाते हैं। मेरे साथ इतना 20 लड़कों ने एक बार रेप किया, उठा के लेके गए और अम्बाला में जाके रेप किया, तो और फिर मेरे को सड़क पे छोड़ दिया। तो है कि बहुत सारी, एक घटना नहीं है ज़िंदगी में ऐसी, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं मेरे, सिर्फ आइडेंटिटी के कारण। क्योंकि हम लोग बहुत कमज़ोर कड़ियाँ हैं और बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। जो वल्नरेबल ग्रुप है ना, जो जैसा फीमेल का जो बहुत राइट्स हैं, 2012 का जो
निर्भया के बाद जो केस, उसके बाद जो लॉ है और स्ट्रिक्ट हो गया फीमेल के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए क्या, कौन सा लॉ है? हमारे साथ हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो रिपोर्ट नहीं हो पा रही। हम लोग कॉल करते हैं पुलिस को, तो मैं बोल रही हूँ तो कहेंगे तू बोल रही कि बोल रहा है। पुलिस अभी यही नहीं समझ पा रही कि मतलब ट्रांसजेंडर होते कौन है, और हमारी आवाज़ को देख के वो तो इग्नोर कर देते हैं, ये तो ऐसी ब्लैंक कॉल है, तो मतलब सीरियस नहीं लिया ही नहीं जाता है। अगर खुल्लम खुल्ला सब लोग एक्सेप्ट कर लें तो हमें, चाहे मैं साड़ी में पहनूं चाहे मैं सूट पहनूं, मुझे किससे डर है? मैं ना भी बोल सकती हूँ, यस भी बोल सकता है। कोई काम है, मैं नो बोलना या यस बोलना मेरे अधिकार है। ज़्यादातर हम नो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे को मिसयूज़ ना कर ले। अगर किसी की बात ये नहीं मानते हम लोग कि कोई बोलता है सेक्स करना है, हम डर के मारे नो भी नहीं बोल सकते थे। अगर किसी को पता लगे कि ये ट्रांस है या गे है तो वो मेरे साथ कर, नहीं तो मैं बता दूंगा। अब देखो, मैं नो बोलती हूँ तो मेरे बारे में सब जगह फैला देगा। अगर मैं यस बोलती हूँ तो फिर वो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी मजबूरी है। अब नहीं बोलता कोई, अब मैं फुल फ्लेज में अपनी आइडेंटिटी में हूँ, तो इसको आप डर कहो, मेरा एक कॉन्फिडेंस बोलो, मेरी हिमाकत है ये। अब लोगों से मैं बात करती तो अपनी नज़र उनकी नज़र में गड़ा के बोलती, अगर सेक्स करना है तो सबके सामने बोल। मैं कोई रखेल नहीं हूँ ना, मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। अगर असली मर्द है तो सबके सामने बोल, मेरा हाथ पकड़ के लेके चल, अगर तुझे करना ही है। ये तो भूख है, ठीक है, जैसे प्यास लगती है, खाना खाते हैं सब, सेक्स भी एक तरह से नीड है। इट इज़ माई राइट, मेरी बॉडी मेरा रूल। लेकिन मैं ओपन से जा रही हूँ और मेरा जो पार्टनर है वो छुप छुप के जा रहा है, मुझे कह रहा है कि मुझे फॉलो करो, जहाँ मेरी गाड़ी है मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे साथ मत जाओ। बेडरूम में तुम मेरे साथ चिपकना चाहते हो, समाज के सामने ये चाहते हो कि मेरे से दूर रहें। मतलब ये कौन सा नियम है? इसका मतलब तुम्हें शर्म है, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मैं पाप कर ही नहीं रही हूँ, पाप तुम कर रहे हो। तो ये सब चीजें फिर 2005 के बाद जब मैं इस चीज से निकली हूँ और मैंने फिर जीना सीख लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। कितनी बारी फंसूंगी मैं, कब तक मैं झेलती रहूंगी पुलिस के चक्कर में, ये सब इधर दुनिया के। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके साथ मिलके हम लोगों ने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि अब हम बहुत हो गया, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है और लोगों को अवेयर करना है। तब मुझे कोई सुनता भी नहीं था, लोग हंसते थे, अच्छा LGBT मतलब ये क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता था LGBT होता क्या है। 2002-03 के बाद जब मैं बात करती LGBT कम्युनिटी, तो वो कहते हैं ये होता है कि फिर मुझे बताना पड़ता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो ये सुनने के बाद भी लोग सोचते हैं ये होता क्या है, फिर उनको समझाना, डिटेल में बताना पड़ता था कि ये सब। कहते ये मतलब ये तो अननेचुरल है। वो सोचते हैं आदमी औरत का जो संबंध है वो नेचुरल है, बाकी सब अननेचुरल है। तो उनको फिर ये बताना कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है, ये नेचर डिसाइड करेगी। यू आर द पार्ट ऑफ नेचर, यू कांट डिक्टेट नेचर। When she gave a lecture to our student also, she did her role as a, you can say, social activist to aware the society, to sensitize the society. So that was wonderful experience for us. And she also has given us, or you can say, some awareness. They should be given all the incentive, and I am highly grateful to Punjab University also for taking the initiative, and she is the first student to take the admission. वेद में लिखा गया है कि व्हाट इज अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल, जो अप्राकृतिक है वो भी प्राकृतिक है। इसी तरह के पुराणों में, उपनिषदों में बहुत से वर्णन आए हैं। तो फिर ये 2005 के बाद हमने लोगों को समझाना शुरू किया हम लोग कौन हैं। तो कुछ समझाते समझाते किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया कि तुम सेंसिटाइज कर रहे हो इतना सारा कुछ, बट तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे समाज वो सेंसिटाइज है कि नहीं?
तुम दुनिया के पास जा रहे हो अपनी बात बताने, पहले तुम्हारा घर तो सही है ना। तो फिर मुझे लगा कि यस, इस इंसान ने सही क्वेश्चन किया कि घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो मैंने सोचा कि पहले अपने घर में जो बिखरी हुई चीज़ें, अपने कुनबे में, परिवार में, या अपने जो हमारा समाज है उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अनपढ़ता है, परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनको सेंसिटाइज करना शुरू किया हम लोगों ने धीरे धीरे। हमारी कम्युनिटी बॉस के पास जाते थे तो उनको समझाने की कोशिश करते थे, तो धीरे धीरे समझ आना शुरू। उसके बाद हम लोगों ने फिर 2009 में मैंने फिर एक NGO रजिस्टर करवाई जिसका नाम सक्षम ट्रस्ट है। वो 2009 से हमने फिर नेशनल लेवल पे हमने काम करना शुरू किया, और उस बैनर के नीचे फिर रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो गई। हमें नेशनल सेमिनार में हमें इनवाइट किया जाता था, हम जाते थे हर जगह। 2012 में जब नालसा जजमेंट के लिए सोचना शुरू हुआ 11-12 में, तो हम लोग उसके पार्ट बने, हम लोग उसके साथ रहे। सारे जितने भी जो हमारे लीडर्स थे जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़े रहे। It recognized that trans people face violence, trans people face violations, and therefore it said that there should be a transgender welfare board that will be formed by every state. And the third thing it did was recognize that trans people have faced discrimination. Discrimination in education, discrimination in housing, discrimination in so many other things. That they are marginalized because of their gender status, which is an inherent state, and that the state has got an obligation to do something to correct that. हम अपनी इनपुट देते रहे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो नालसा जजमेंट में वो सब रिकमेंडेशन गई हैं। उसके बाद 2014 में जब वो जजमेंट आई और वो हमारे फेवर में आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को समझा है, वो इंसान का दर्द, उसका दुख को, उसकी एक जो इतने हज़ारों सालों से वो झेलते आ रहे थे, वो प्रॉब्लम को समझा है, और उन्होंने उसको समझते हुए हमारे फेवर में जजमेंट दी है। मेरी स्टडी कहीं रुकी नहीं, कहीं ना कहीं मैं एक किताब के साथ जुड़ी रही, डिग्री से नहीं, क्योंकि मेरे लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए असल ज्ञान है जो एजुकेशन। लिटरेट होना अलग बात है, मैं बिलीव करती हूँ मुझे एजुकेट होना, एन एम्पैथेटिकल अप्रोच, सिंपैथी नहीं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एम्पैथेटिकल अप्रोच में जाना चाहिए, दूसरों को समझना है, हमें दूसरे के शूज़ में पाँव डाल के देखना है कि दूसरा को कितना दुख हो रहा है। वो एजुकेशन का मतलब है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं हम अपना पेट पाल रहे हैं, वो तो जानवर भी अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग पैदा होके सब कुछ जानकर नहीं आए, हमें खुद भी नहीं पता था। हम सारी ज़िंदगी ढूंढते रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और मतलब एक उम्र गुजर गई अपने आप को जानने में। क्योंकि आदमी औरत जो है, जो सिस जेंडर लोग हैं, लाइक जिनका सेक्स और जेंडर मैच करे, उनको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती अपने आप को जानने के लिए, बिकॉज वो कंफर्टेबल जोन में है। जो इंसान जिनका दोनों चीज़ मैच नहीं कर रही, वो सारी ज़िंदगी भटकता रहता है कि वो कौन है, क्या उसका वजूद है इस दुनिया में, क्यों इस दुनिया में आया है। और हम लोग अपने एज से 5 साल बड़े हो जाते हैं। पुराने टाइम में हम लोग इतना ज़्यादा मीडियम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, गूगल नहीं था, तो आज हम लोग पुराने टाइम में किताबें पढ़ते थे, किताबों से या फिर एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते थे, टैबू मानते थे इस चीज़ों पे। तो एक चीज़ होती थी सिर्फ खुसरा जो परंपरा है, हिजड़ा परंपरा, वो लोग उनके पास जाना पड़ता था। उसके अलावा दुनिया के और लोग कोई बात नहीं करते थे इस चीज़ को। लेकिन आज दुनिया बदल गई है और लोग बात कर रहे हैं, सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी के, जेंडर। फिर लोगों को अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे 16-17 साल के बच्चे हैं या 14-15 साल के जो LGBT के, वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जब मैं 14-15 साल की थी मुझे पता ही नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं और चीज़ों की मतलब खोजती रहती थी कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो ये हमने 2014 के बाद के साथ साथ फिर मैं MA चल रही थी, मास्टर इन सोशल वर्क, और 2015 में वो कंप्लीट हो गई थी। 2012 में मैंने और कुछ फ्रेंड्स ने मिलके प्लान किया क्यों ना हम गर्व उत्सव मनाएं, अपने होने का, अपने वजूद का
हमारी ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल हो लो, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, चाहे कोई भी हो, हम जो काम कर रहे हैं वो अननेचुरल नहीं है। किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होता जब तक उसको टच नहीं किया जाता। मैं सड़क पे कौन से कपड़े पहन के जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, वो उससे दूसरे का इंसान के ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने 2012 में डिसाइड किया कि हमें प्राइड करना है, तो 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हम लोगों ने प्राइड का ऑर्गेनाइज किया। तो वो उसमें क्या था कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी साथ नहीं थी और कुछ स्टूडेंट्स ने उसका साथ दिया, कुछ टीचर्स ने, तो बहुत अच्छी प्राइड हुई। और ये पहली बार ऐसा हुआ चंडीगढ़ में इतना हजूम 500 करीब लोगों को, जिसमें सभी तरह के लोग थे, सिर्फ LGBT लोग नहीं और लोग भी थे। लोगों ने पहली बार अपनी सेक्सुअलिटी का उल्लास मनाया, हर्ष मनाया कि हमारी ओरिएंटेशन कुछ भी हो, हम लोग इंसान हैं सबसे पहले। Our students before Dhananjay became a student here had participated in the Pride Walk in the city in general, but after Dhananjay became a student here, then it was our university which responded quite effectively to this movement and facilitated the organization of this Pride Walk. During the course of my research, I found out that these people are denied the right to education. Education is the only thing which will make them survive the discrimination which we impose on them. संजीव भटनागर एडवोकेट हियर। आई वाज डीलिंग विद दिस मैटर और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो विश्व में पहली बार किसी भी देश में किन्नर्स कम्युनिटी को, हिजड़ा कम्युनिटीज को थर्ड जेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। तीसरा सेक्स, मेल, फीमेल और उसके बाद में थर्ड जेंडर। और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सभी को ये पूरी तरह डायरेक्शन दिया है, ऑर्डर्स दिए हैं कि इनके राइट्स को बैकवर्ड क्लास में इनको डील करें, इनको एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, समाज के हर स्फीयर में इनको बराबर राइट्स दिए जाएं। पंद्रह में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने जितने भी एडमिशन फॉर्म थे उसमें थर्ड जेंडर कॉलम ऐड कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी उन लोगों के लिए, उन वल्नरेबल ग्रुप के लिए जो हजारों सालों से एक हाशिए पे धकेल दिए गए और उनको सारे जितने भी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के जितने भी अधिकार, उनसे वंचित कर दिया गया। जो सबसे बड़ा चीज होती है शिक्षा का मंदिर, वहाँ पर अब अधिकार मिल गया, राइट टू एजुकेशन। The fact that it is not only the binary, that there are other options available for people to choose a gender, was something which was not recognized. Transgenderism itself was completely silenced in the eye of the law. This judgment changed that. That's why it was like, awesome in a way. They come to us on merit. There is no reservation for transgender admission as yet. अभी तक नहीं हुई है। हमने ऑलरेडी एक कमेटी में फैसला कर लिया है कि इनकी फ़ीस वगैरह की, जो हमारे भी यूनिवर्सिटी के फंड्स होते हैं उसमें से इनके फ़ीस का भी हमने देखा है, ताकि इनकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। लेकिन एक कॉलम बनाने से, टी लिखने से क्या वो अधिकार हमें मिल गए हैं? उसके लिए सरकार को भी और हमें भी, ये दोनों को प्रयास करने थे। जब से नालसा का जजमेंट आया तब से अब तक अगर आप देखोगे तो हाउ मेनी advertisements for government jobs have come and how many of them have actually said that trans people have got reservation in it. I'll be surprised if you can find out 10 which specifically says that trans people are also covered by the reservation ages of reservation. नहीं होता, नहीं, it's not there, and it has become a case of constantly pushing the envelope.
हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे थे और हम लोग समझते थे कि हमें इस स्टेट को सेंसिटाइज करना है। इन्होंने टी तो लिख दिया, अब क्योंकि ये एक तरह से स्टीरियोटाइप थे कि हिजड़ा होते हैं बस ट्रांसजेंडर। जो समाज में और लोग रह रहे हैं, जो परिवारों में रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर नहीं है। सिर्फ जो डेरे में रह रहे हैं वो ट्रांसजेंडर है। इस सोच को बदलना था। सभी हिजड़ा लोग ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते। कई ट्रांसजेंडर उस हिजड़ा कल्चर में जाते हैं, कहीं नहीं जाते। ऐसा सभी धर्मों में अपने एक जीने की परंपरा है। उसी तरह ये हिजड़ा है, वो कल्चर है। उस कल्चर में कोई इंसान जाता है, कुछ नहीं जाते, क्योंकि वो विजिबल ग्रुप है जो हिजड़ा कल्चर। क्योंकि वो सुबह लोग बधाइयों पे जाते हैं, बच्चा होने पे या शादी ब्याह पे जाते हैं, तो विजिबल रहते हैं। लोग उन्हीं को हिजड़ा मानते हैं या उन्हीं को ही ट्रांसजेंडर मानने लगे हैं। बट लोगों ने उनको छोड़ दिया जो लोग परिवारों में रह रहे हैं। कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कई लोग फैशन इंडस्ट्री में हैं, म्यूजिक डांस में, हर जगह है लोग पूरी दुनिया में, हर क्षेत्र में हैं। लेकिन उनको मजबूर होना पड़ता है एक झूठी जिंदगी जीने के लिए। और मुझे कभी कभी प्रश्न भी किया जाता है अथॉरिटी की तरफ से कि कहीं ये ना हो कि नकली किन्नर, नकली ट्रांसजेंडर हमारे पास जो फ्री एजुकेशन या फ्री जो उनको फैसिलिटी वो लेने आ जाए। तो मैं ये बोलती हूँ, देखो इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, एक बड़ा हार्ट चाहिए अपनी आइडेंटिटी को ओपन करना। फेक इंसान अपनी आइडेंटिटी एक आदमी होकर ट्रांसजेंडर नहीं बन सकता। ट्रांस जो हिजड़ा परंपरा में बहुत सारा पैसा भी मिलता है, ठीक है, बधाई में बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन सभी लोग उसी में तो नहीं जा रहे ना। मेरी आइडेंटिटी से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है। एक अच्छा खासा आदमी या औरत वो ट्रांसजेंडर नहीं बन सकते, वो अपने राइट्स नहीं खो सकते, बहुत तकलीफ होती है। अभी तो ये खोज भी निकली है कि एनिमल वर्ल्ड में 1500 स्पीसीज ऐसी आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें सेम सेक्स अट्रैक्शन होता है। केवल प्राणियों में नहीं, इंसान में नहीं, और जानवरों में, पेड़ पौधों में भी अट्रैक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें एजुकेट करना था लोगों को। उसके लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी, बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को समझाने की भी। फिर मुझे लगा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है। मैंने फिर वो प्लेटफॉर्म पहले से तैयार करना शुरू कर दिया था कि मुझे ओपन होना है अपनी आइडेंटिटी के साथ, और उसके लिए फिर एक ग्राउंड बनाना था। अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो उस सिस्टम में घुसना होगा। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने के लिए मुझे 2016 में मैंने पहला ट्रांसजेंडर होने के नाते अपना एडमिशन लिया, और साथ में मैंने ये सोच लिया था कि एजुकेशन जो है, जो पढ़ाई है, उसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। दूसरा और कोई मीडियम नहीं। हम नाच गाना कर लें, जितना भी हम लोग जॉब कर लें, वो अपने लिए हैं, लेकिन जो पढ़ाई है जिससे हजारों लोगों के साथ आप रहोगे, सारा दिन आप वहाँ पे बैठते, हम लोग सुबह निकल जाते हैं, शाम तक रात हो जाती है बच्चों के साथ बैठे, और इतनी बातें निकलती, इतने लोग आके मिलते हम लोगों से कि हमें हमारा गला ही थक जाता सुबह से शाम तक बात करते करते। तो पहला ट्रांसजेंडर होने का फिर मुझे एक मौका मिला कि मैं इस जो विद्या का मंदिर है यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लूं, ताकि मेरे जाने के बाद ये दरवाज़ा खुल जाए ट्रांसजेंडर के लिए। और ये विद्या का मंदिर जिसमें सब लोग सोचते थे कि पढ़ के क्या होगा, पढ़ के कोई डीसी बनने वाला है, या पढ़ के ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमें मिल जाएगी, वो हमें साबित करनी है। क्योंकि अभी तो 1-2 साल हुए और हमें अभी बहुत कुछ साबित करना है कि इससे बहुत कुछ मिल सकता है, और मिल भी रहा है। क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, पन्ना दर पन्ना खुलता जा रहा है। और यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की मैंने, कॉलेज भी जा सकती थी, मैं स्कूल के बच्चों को मोटिवेट कर सकती थी। यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट होते हैं वो मैच्योर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और पीएचडी वाले होते हैं, स्कॉलर होते हैं, टीचर होते हैं,
वहाँ अगर वो बात शुरू करें तो वो जब वो अपने पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे बच्चे, या आईएएस बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, वो ऑफिसर बनते हैं, वहाँ से गांव देहातों में जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके साथ वो मैसेज जाता है। आज मेरे साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट जो मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम एक इतिहास का गवाह हैं, एक चेंज जो है समाज में जो बदलाव आया है उसके वो गवाह हैं, क्योंकि उनके साथ एक ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं। कुछ हम लोग 4-5 जो पढ़ रहे हैं उनके साथ पढ़ रहे हैं, तो एक वो गवाह है उस बदलाव के। तो वो यहाँ से टूसी से लेके अगर यहाँ तक वॉक करते हुए आएंगे या फिर एक छोटा सा डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे, तो शी स्टॉप्स 100 times. People are coming to her to say hello, they hug her, they talk about कि क्या चल रहा है, कुछ चाहिए, कुछ और हो सकता है। तो along with the rights they've got, the love she has achieved is a lot. She is the first transgender student, तो सब तक ही उनके थ्रू आया है, क्योंकि उन्होंने सबसे बात की है। She has had the talk, the difficult talk of what she is and what she has been through and how she is kind of surviving in this society. So, and that has made us aware, and I'm thankful actually to Dhananjay that she has told us, and then we now have the courage to tell others what she's going through and what many people like her are going through. पहली बारी जब हम इनसे मिलते थे, लोग हमें देखते थे, तो अक्सर लोगों का जो व्यू होता है वो एक मेंटालिटी बन चुकी होती है कि सर्कल इनका ये है, तो तब हमें भी ऑकवर्ड फील लगता था। पर जब धीरे धीरे जब इनके साथ काम करना शुरू किया, इनके साथ और लोग जुड़ना शुरू हो गए, जो लोग कहते थे वो भी उनके साथ आने लगे। फिर लोगों की मेंटालिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी, खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी की मेंटालिटी स्टूडेंट्स की में बहुत चेंज आया, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले। 2016 से पहले कोई इसका गवाह नहीं था, किसी को पता नहीं था कि हमारे साथ ट्रांसजेंडर भी पढ़ेंगे। आज वो बोल रहे हैं कि हम इस बदलाव के साक्षी हैं, विटनेस हैं कि ये बदलाव आया है, और वो इन 4-5 स्टूडेंट्स के कारण आया। लोगों के दिमाग की जो बर्फ थी, जो आइस थी, वो पिघलनी शुरू हो गई। दिलों में एक वैर था, एक दीवार थी, वो अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं लोगों को कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती है, हम भी आपकी जैसे हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, हमें तो परमात्मा भी नहीं बनना, महात्मा भी नहीं बनना, ना हमें नीचा बनना, हमें तो आम इंसान बनना। जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं, हमें कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए, हमें इक्वल राइट चाहिए। अगर हम जैसे लोग और बहुत उनके साथ रहे, तो वो जो मेन स्ट्रीमिंग है और एक डिफरेंस, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके सामने एक लड़की खड़ी है, एक लड़का खड़ा है और इधर एक ट्रांसजेंडर है, तो देयर शुड नॉट बी अ डिफरेंस। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें एम्पैथी चाहिए। हम आपके बराबर हैं, हम आपसे अच्छा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ते तो स्कूल में एक कुछ खास इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के। कॉलेज में भी मोस्टली सराउंडिंग एरियाज़ के होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर तो 5 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तो है ही है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर से भी, बाकी और जगह से, यूपी से भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो जब ये बच्चे वापस जाते होते हैं, तो अपने फेसबुक पे अपलोड करते हैं हमारी फ़ोटोज़ में, हमारे साथ ये ट्रांस पढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब बदलाव आ रहा है, बदलाव इंडिया में बहुत जल्दी आ रहा है दुनिया से। तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी, संतों कर्म की गति न्यारी। संतों बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उघारी। संतों कर्म
की गति न्यारी संतों, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राजा जी तो कान विचारो, संतों कर्म की गति न्यारी संतों। तो जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ, वही सबसे पुरानी जो मेरे साथ पहले प्रॉब्लम थी वॉशरूम की, 6 साल की थी, तो मुझे याद आया कि तब भी मुझे वॉशरूम की प्रॉब्लम आई और आज फिर वही प्रॉब्लम। अब 2 टॉयलेट है, मेल फीमेल। मैं एक दिन तो गई नहीं कहीं भी, मैं सोच रही थी कौन से में जाऊं, तो साड़ी पहन के मैं बॉयज़ वाले में जाऊं या गर्ल्स वाले में जाऊं जहां पर सब लोग बाहर भाग रहे थे मेरे देख के। तो मैं सोच में लगी कि अब क्या किया जाए। तो मैंने एप्लीकेशन लिखा वाइस चांसलर के नाम कि मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए। वो एप्लीकेशन दिया एंड 15 दिन तक उसका जवाब भी आ गया। उसमें सिंडिकेट सेनेट ने 23 लाख बजट पास कर दिया उसके लिए, सेपरेट वॉशरूम के लिए। इनका पहले इशू ये था कि यहाँ मतलब कि वाश रूम जो वो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मतलब कि उस इशू को मैंने टेकअप जो किया। देन मतलब कि हमने जो विद द हेल्प ऑफ आवर डेनमार्क वाइस चांसलर के से मतलब कि मैंने परमिशन लेके ये सारा कुछ हमारे एक्शन से, तो ये सारा कुछ हमने मतलब कि इनका वाशरूम जो है वो पहले हमने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर में इनको जो है वो बना के दिया। मतलब कि ये हमारी एक पहली मतलब कि इनके लिए मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मुझे ये भी था कि अब डेली जब तक वो वॉशरूम बनता तो मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मेरी फ्रेंड्स थी, फीमेल फ्रेंड्स, तो उनसे बात चल रही थी यार वॉशरूम कौन सा यूज़ करूँ मैं। तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स कहती कि हमारा वॉशरूम यूज़ कर लो। मैं कहा ठीक है, क्योंकि तब तक कभी ना कभी, क्योंकि वॉशरूम तो जाना था, मैं मेल वाले में जा रही थी और अंदर से कुंडी लगा देती थी। लेकिन मुझे ऑकवर्ड लगता था, बाहर लड़के खड़े होते थे, मुझे लगा नहीं मेरा नहीं है ये, मुझे मतलब अपनापन, मुझे कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा था। तो लड़कियों ने कहा तो हमारा यूज़ कर लो, तो वो मैंने फिर यूज़ करना शुरू किया। लेकिन फिर हमने एक सोल्यूशन निकाला कि जब तक नहीं बनता, हमने कार्डबोर्ड जो है ना, उस कार्डबोर्ड के एक तरफ पे ट्रांसजेंडर लिख देते हैं, एक तरफ फीमेल लिख देते हैं। वो हमेशा फीमेल लटका रहेगा, लेकिन जब मैं जाऊंगी तो उसको मैं उल्टा कर दूंगी। इट मीन्स ट्रांसजेंडर अंदर कोई गया हुआ। तो वो सोल्यूशन काम कारगर रहा, लेकिन वो बाद धीरे धीरे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं इतनी फेमिलियर हो गई उनके लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक समझ नहीं रहे, मतलब जो नए नए बच्चे थे वो समझ नहीं पाए थे मुझे। अब 1.5-2 साल में तो लोग अच्छे से समझ गए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम थी फीस की, कि मैं फ़ीस कहाँ से पे करूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन राइट्स का जो इमर्जिंग एरियाज़ के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो इसी तरह फिर कहीं से अरेंज करके, लेकिन उस दौरान फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा वाइस चांसलर को कि हमारी फ़ीस माफ़ कर दें ताकि हम लोग पढ़ सकें। फिर देखो, अब धनंजय के साथ बात करने के बाद आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट माय पेरेंट्स हाउस। तो वहाँ पर क्या था कि उनका शादी हुई थी, तो ये लोग जैसे डांस गाना करने के लिए आते हैं, तो मेरे को ये लगा कि मे बी दे आर नॉट अवेयर कि इतना इनके लिए हो रहा है, एजुकेशन है। तो आई जस्ट टुक वन ऑफ देम एट द कॉर्नर एंड टोल्ड हर कि यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस। तो शी सेड कि आई एम आल्सो ग्रेजुएट, टू माई सरप्राइजिंग। बट इट मीन्स कि इवन आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन यू आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। सो इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एंड दे शुड गिव सम special, you can say, place for these people, so that they can be adjusted in every sphere of life. Even if they've, let's say, collected some 12,000 or 13,000 rupees to get admission in the university, where do they stay? Where do they live? Where are the hostels for them? अगर कोई बच्चा पढ़ने आएगा, या तो वो फैमिली छोड़ के आएगा, घर से निकाल दिया अपनी आइडेंटिटी के साथ जो पढ़ेगा, या फिर डेरा छोड़ के आएगा, कौन संभालेगा उसको, उसकी फीस कौन देगा, उसके हॉस्टल का,
तो वो मैंने लिखा कि वाइस चांसलर को कि फ़ीस माफ़ कर दें। उसके लिए भी टाइम लग गया, अभी कुछ महीने पहले ही फ़ीस माफ़ होगी सारी। बच्चे जो आते हैं इधर सोसाइटी से भी उनको दूध खारा गया, माँ बाप से भी पहले दूध खारा गया। एक रेपिस्ट को भी अपना लेते हैं, एक थीफ हो उसको भी अपना लेते हैं। हमारे जैसे बच्चों को क्यों नहीं अपनाते? पढ़ाना चाहिए, लिखाओ, उसको एजुकेशन दो। लाठी बन सकता है बुढ़ापे की, तुम्हें पालेगा पोसेगा। मेड रिक्वेस्ट टू द वाइस चांसलर कि ये ऐसी इनकी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि इनके इनकम और सोर्सेज जो है वो कोई इनकम और सोर्स नहीं है इनका, मतलब कि तो देन वाइस चांसलर कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कि यू हैव टू मतलब कि सी द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसजेंडर। उस कमेटी के चेयरपर्सन जो हमारे DGY मैडम मीनाक्षी मल्होत्रा जी है, मतलब इन्होंने बहुत मतलब कि इस चीज़ में अपनी ईगरनेस जो है दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं इनके लिए कुछ मतलब हमें सोचना चाहिए। आने वाले कल में इनके थोड़े अकोमोडेशन के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि कुछ इनका करना चाहिए। हमने मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि वो भी हमारी मदद करें, सोशल वेलफेयर वाले, क्योंकि नंबर बढ़ता जाएगा, अभी तो नंबर थोड़ा है, तो इसलिए अभी तो कहीं ना कहीं हम अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन अगर नंबर बढ़ता जाता है तो हमें आने वाले कल के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। She's already completed masters in history and is the first divisioner in history, and in other curricular activities also Dhananjay had a very important role to play. We would see Dhananjay all over the place, you know, participating in our extracurricular activities, dancing around when there were some official functions such as farewell and welcome parties which are normally held annually. So Dhananjay would not only be participating but would be, you know, enthralling the audience with the singing talent, with the dancing abilities and with everything. And probably even this was not enough for Dhananjay. We also saw an activist which was already there as a president of Saksham Trust, but this kind of an activist who assumed a new role as a student activist. शुरू में लगा इनको भी ये क्या अजीब सा इंसान आ गए यहाँ पर, मतलब अच्छा लोगों ये बोला अच्छा अब हिजड़े भी पढ़ने लगे, इस तरह कमेंट्स करते थे। कोई लोग सोचते थे कि अच्छा छक्का जा रहा है ये है, इस तरह कमेंट उसको बदला है, पेशेंस रख के अपने अंदर धैर्य, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था। मैंने उनको गाते हुए भी देखा, मैंने उनको नाचते हुए भी देखा और मैंने जो है शेर व शायरी भी करते हुए उनको देखा, तो मैंने पाया कि वो एक ऐसे इंसान है जिनसे मिल के ना केवल आदमी खुश होता है बल्कि उनके समुदाय से संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ को लेके हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। Boys and girls go to students, so why should not transgender students be allowed on college campuses? I mean, like, do they not have a right to an education? Of course they do. They're Indian citizens, right? So they have a right to education. Dhananjay's presence, I think, is a great motivator for a lot of other transgender people to, you know, step out of the deras, to come out of the shadows, so to speak, and, you know, like, to be seen in the sunshine. दुनिया की नज़र में या तो हम भगवान हैं जिससे कोई गलती नहीं होती, या तो हम बिल्कुल नीच हैं लेकिन आम इंसान नहीं हैं। तो ये मुझे दुनिया को रियलाइज करवाना था कि हम लोग आम इंसान। अब जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ होते हैं वहाँ पर, इतना सारा लोग बोलते हैं डिसऑर्डर लोग हैं, मैं बोलती यस आई एम डिसऑर्डर, यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई डोंट फॉलो ऑर्डर। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए ना, जितने भी फिलोसोफर हुए हैं, विचारक हुए हैं, या जितने पैगंबर हुए, दे वर ऑल डिसऑर्डर पीपल। उन्होंने वो भेड़ चाल नहीं चली, उन्होंने वो परंपराएं शुरू की, उस परंपरा को नकारा है, उस तथाकथित जो परंपराएं चल रही उनके खिलाफ एक अपना मार्ग अपनाया है। मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में कुछ और विद्यार्थी जो हैं थर्ड जेंडर के हैं, वो धनंजय के परिणामों के फलस्वरूप ही यहाँ पे आए हैं। और धनंजय केवल जो है उनके
छुपे हुए समाज और इस समाज के बीच ही एक पुल नहीं है। धनंजय यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बीच एक पुल है। धनंजय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बीच में एक पुल है। और धनंजय अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं एक्टिव हैं और सरकारें भी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पीछे जब कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए तो उन्होंने भी उनको निमंत्रित किया। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए एक दरवाजे खुल जाएं, उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट रहे। हम 5, 7 लोग 10 लोग जो हैं, अगर हम लोग बलिदान दे देंगे अपनी ज़िंदगी का, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको ये सब फेस ना करना पड़े। तो धनंजय ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही, अगर हमें प्राइवेट ही पढ़ना हो तो हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम क्लास में आएँ, सोसाइटी में मिलें। अल्टीमेटली पर्पस तो हमारा वो है। अदरवाइज हम इग्नू से भी पढ़ सकते हैं और हम डिस्टेंस एजुकेशन से भी पढ़ सकते हैं या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में आएँ, वहाँ पर लोगों से मिलें, उनको हम अपनी बात बताएं। जो ट्रांस कर सकता है वो, उसके अंदर 2 गुण होते हैं, एक आदमी वाले, एक औरत वाले, तभी तो अर्धनारीश्वरी है ना। अर्धनारीश्वर मतलब उसके अंदर पुरुष और औरत के दोनों गुण हैं। जैसे में हिजर से बना है ट्रांसफॉर्म, अपने एक कुनबे को छोड़ के जाना, कुल को छोड़ के जाना। खुसरा जो शब्द है, पंजाबी लोग खुसरा बोलते हैं या खोजा बोलते हैं, वो भी ख्वाजा सरा से बना है। ख और सरा को निकाल के खुसरा बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को पता ही नहीं अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में। जो हम लोग जो मंदिरों में रहने वाले दरबारों में आए, दरबारों से वो फिर कहाँ गायब हो गए, क्योंकि 200 साल में ये सब बदलाव आया। अंग्रेज जब लोग यहाँ आए तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आया। हमारे यहाँ जो किन्नरों की एक पूरे LGBT कम्युनिटी के लिए जो रिस्पेक्ट थी, वहाँ पर वो नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सिन बेस्ड कल्चर था। और हमारे इंडिया में अभी शेम बेस्ड कल्चर है। तुम्हारी बेटी 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, ये नहीं बोलेंगे तुम ठीक ठाक आई है ना, लेकिन ये बोलेंगे कि 4 लोग क्या बोलेंगे। तो ये शेम बेस्ड कल्चर है। उनके घर में अगर किन्नर पैदा हो जाए तो लोग ये बोलते हैं कि भगाओ इसको, हमारी मूछें नीचे हो गई हैं। तो ये फील जो है ये अंग्रेजों से आई है। एंटी ट्राइबल लॉ जो बना था, उसमें जितने भी ट्राइब्स थे इंडिया के, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। उसमें इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर को भी क्रिमिनल बोला गया। और फिर ट्रांसजेंडर को पकड़ जेलों में डाला गया। उनको बोले गए तो आदमी होते हुए भी साड़ियाँ डालते हैं और बच्चे चुराते हैं, लोगों के सामने नाचते हैं, नंगा होकर नाचते हैं, मतलब कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। इसलिए ट्रांसजेंडर लोग जो वो कहीं गायब हो गए, मतलब वो नज़र नहीं आते थे। उन्होंने मलिन बस्तियां जो होती, जो स्लम एरियाज थे, वहाँ से, उन स्लम से भी जो अंदर कितना गंदा, वहाँ चले गए ताकि लोग वहाँ तक ना पहुँचे, नाक बंद करके आना पड़े। अभी भी आप देखो तो हिजड़ा डेरा में हर एक को डर लगता जाते कि पता नहीं किस तरह की लाइफ है, भूल भुलैया जैसी ज़िंदगी है। एकदम से नहीं बना ये कल्चर, ये बहुत सालों से और इस सोची समझी प्लानिंग थी। और आज हमारे बारे में लोग नहीं जानते। ये नहीं कि सारी जो जब से मंदिरों का रहा कल्चर या दरबारों में लोग हमारे बारे में जानते हैं, तब जानते थे सब लोग। हमारी जो ज़िंदगी थी खुली किताब थी। और भी जितने भी, चाहे वो हमारे कल्चर से हो छेड़छाड़, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी जो आज है वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। उसमें सेक्स का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन हमारी पुरानी परंपराओं में देखो तो कामसूत्र जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। खजुराहो टेम्पल जो हमारे इंडिया में है वो फॉरेन कंट्री में नहीं है। तो मेरे को लगता है ये सब पार्ट था एक एजुकेशन का, कि हमें 16 कला संपूर्ण होना, उसमें सभी कलाओं में दक्ष होना ज़रूरी था। एक वेद का मंत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म अंदर है, ब्रह्म यहाँ है। हमें अपने आप को जानना है पहले, हम कौन हैं। हम जो हमारा जेंडर है, जेंडर इज हेयर। जेंडर यहाँ होता है, सेक्स नीचे होता है, जेंडर नीचे नहीं होता। दिमाग बोल रहा है मैं अपने आप को क्या आइडेंटिफाई, आप अपने आप को औरत मानती हैं, अब अपने आप को पुरुष मानती हैं, या दोनों के बीच की, इन दोनों में से नहीं, आपका अपना एक अलग रूप है। तो कौन, सेक्स डिसाइड नहीं करता, ये हमारा दिमाग डिसाइड करता है, साइकोलॉजिकल सेक्स। सो ये सब चीज़ें हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को, दुनिया को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट है तो डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग।
बहुत दिनों से इन्होंने त्रासदियां झेली हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेला है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया है, स्पेशली किन्नर कम्युनिटी को, और उनको पूरे राइट्स। Before NALSA, there was no recognition of the fact that there is a category called trans persons. So the state could always turn around and say like, we don't know, who are you? But when that category gets created by a judgment and then vested with certain rights, the people who belong to that category can actually go to the educational institutions, etc., and then they can start demanding that I have been given reservation and you have an obligation to give me reservation. I am that kind of people whom you did not probably recognize before 2014, but now I exist in law. जब बॉडी चेंज होती है या मेल की बॉडी, तो वो किससे बात करे? 10-12 साल की एज में अगर बदलाव आ रहा है तो वो अपनी माँ से बात करे, बाप से बात करें या फ्रेंड से बात करें, वो किसी से बात नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और ऐसी कभी कभी तो उनको कुछ पढ़ने को नहीं मिलता तो वो गलत संगत में चले जाते हैं या गलत लिटरेचर पढ़ लेते हैं, तो और उससे और भयानक परिणाम निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जानी चाहिए, और ये जो स्कूल एजुकेशन है उसका ये अभिन्न भाग बन जाना चाहिए। सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, जब जेंडर की बात आ रही तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर को भी पढ़ाया जाएगा। उनके जीवन के बारे में आप दुनिया के जितने भी महान योद्धाओं के बारे में पढ़ाओ, ठीक है, पर आप शिखंडी के बारे में पढ़ाओ ना, कितना महान योद्धा था, कौन था वो, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से मोहिनी रूप में कृष्ण ने किन्नर रूप में आ गए, किस तरह से ट्रांसजेंडर की लाइफ है अभी की, किस तरह से मुगल दरबारों में रहे हैं, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। हमें यहाँ तक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें सेक्स वर्कर बनने में कौन मजबूर करता है? हमें भीख मांगने में कौन मजबूर करता है? ये सब चीज़ें दुनिया के सामने खुलनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डबल MA करके या PhD करके मैं लोगों के घर पे जाके नाचूं, लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी लाइवलीहुड का, मेरे पास पेट भरने का कुछ भी नहीं होगा तो मैं नाचूंगी। मैं PhD डिग्री लेके तो पेट नहीं भरेगा मेरा। मेरे को भरने के लिए फूड चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को छत चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए। अगर वो डिग्री मेरे को, वो PhD की डिग्री जॉब नहीं दे पा रही है तो इसमें किसका कसूर है, मेरा या समाज का? आप मेरे को जॉब देते हैं तो मैं अपने सेक्स या जेंडर से तो जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी 2 आँखें, 2 हाथ हैं, अपना दिमाग चलाऊंगी, मे बी मैं आपसे बेटर कर पाऊँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। दुनिया को रंगीन बनाने के लिए LGBT पीपल ना होता तो ये दुनिया रंगीन ना होती। आप इसकी रिसर्च करिए, सारी दुनिया में रेनेसांस से लेकर, चाहे वो भारतीय जो पुनर्जागरण काल हो, रेनेसांस हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे दुनिया कहीं भी, उसमें खोजिए कि LGBT कम्युनिटी कितना उसमें योगदान रहा है। चाहे फिलोसोफर हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, फैशन इंडस्ट्री, हर जगह वो साथ में रहे हैं। उन्होंने दुनिया को रंगीन बना दिया। Understanding knowledge, gathering that will better themselves to be more effective in the work they do. They kind of sort of became lazy or fell short or didn't want that. Dhananjay was the exact opposite. He would ask questions. He was curious about things. He wanted to know things. He wanted to know the nuances of things. Why things are operating in the way they are and all of that. So he would ask questions, and I found that to be very interesting. Personally, I'm a fan of knowledge. I think knowledge liberates in a lot of ways, and therefore I always found that Dhananjay was constantly acquiring knowledge and applying it to make things better, make herself a better activist. जैसे मैं एडमिशन हुआ तो लोगों के अंदर एक बहस शुरू हो गया, डिस्कशन भी कि ट्रांसजेंडर पढ़ सकते हैं यार। जब से आया है तब से देख रहे हैं, कोई फंक्शन करा रहा है, कोई डीजे चला रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई चिड़िया के लिए कटोरा रख रहा है पेड़ के नीचे, उसको पानी डाल रहा है। उससे आने से पहले नहीं आया था, उससे पहले आज तक हम देखें कभी नहीं देखे, कभी पेड़ लगाते हुए, कभी चिड़िया का कटोरी रखे हुए, आज तक कोई नहीं देखे, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, आज तक हम नहीं देखा। ये पहला बार देखें। ऐसे हम लोग सोचते नहीं, वो आया तो जरूर यहाँ पढ़ लिख रहा है तो जरूर उसका कोई संगठन एक दूसरा होगा, वो अच्छे माहौल बनाएगा, अच्छा शिक्षा देगा सारे को, एक आगे दिन चल के
वो अच्छा यहाँ बनेगा और लोगों के लिए भी अच्छा बना के रखेगा। पिछले कुछ महीने पहले मुझे इनवाइट किया था सेंट पीटर्स स्कूल में। सब लोग मुझे इनवाइट करते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। And it was so inspiring to listen to her. Her struggle in her life, what all she went through. She shared few things with the children. She spoke to them about herself. But the interaction that we had with the teachers, it was a very informal interaction. I thought it will last for a little while, but time was no limit. Nobody wanted to leave the staff room. Teachers came to Dhananjay. They wanted to share a lot of things with her. And even when teachers also said that they love her and they are very happy to have her around. The same response we got from students. जब मुझे बुलाया गया तो बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन हो रही थी और मतलब जो वर्कशॉप थी ख़त्म होने के बाद बच्चे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो एक बच्चा आया मेरे पास, तो उसने बोला मैम मुझे कुछ बोलना है। तो मेरे कान के पास विस्पर जैसा करना, मैम आई लव यू। तो मुझे इतना खुशी हुई, मुझे लगा कि मतलब मेरी आंखों में आंसू थे। The children were briefed a little about Dhananjay, and then Dhananjay had a talk with the children. We were all awestruck the way the children listened to Dhananjay. Nobody wanted to leave the room without touching Dhananjay. और सारे बच्चे एक उंगली ऐसे करके, मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, सबने ऐसी की हुई थी, मुझे नहीं पता था ऐसे करना, कहते आप भी ऐसे करो। तो मैंने ऐसा किया, तो उसका मतलब था मतलब फ्रेंडशिप। मतलब मुझे लगा कि बच्चों को बड़े से अच्छा तो बच्चे अच्छे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं। अब बच्चे और यंग वो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं। प्रॉब्लम अब सिर्फ बुजुर्गों को है क्योंकि वो अब उनका जो माइंड है वो स्टिक हो गया है। मुझे लगता है उनको बदलना चाहिए, एक नदी की तरह बनना चाहिए। नदी कभी रुकती नहीं है, एक धारा है, अगर वो रुक जाएगी तो सडन आ जाएगी। स्टेगनेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। और संस्कृति, दुनिया, ये हवा, जल, पांचों तत्व हैं, ये चलते रहते हैं, इसीलिए उनमें सडन नहीं आती है। अगर हम इंसान एक जगह ठहर जाएंगे तो हमारे अंदर तो बदबू, हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। ये होता है ना समाज में, जब जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम तो किसी को भी नहीं पता होता था कि मतलब इसको हैंडल कैसा किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके खुद टीचर बोलते हैं कि तुम सीधे हो जाओ, तुम ठीक ठाक हो जाओ, तुम्हें छेड़ेंगे नहीं लोग। भाई अब वो कहाँ से टेढ़े हैं आप बताओ, वो पेड़ थोड़ी हैं। 2016 में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं लड़कियों को लेके साथ में निकलती, लाव लश्कर लेके, कि 4-5 लड़कियां मेरे साथ होती थी। मैं स्टूडेंट सेंटर में खाना खाने जाती तो अकेले डर लगता था कि कोई कुछ ना बोल दे। तो एक टीचर मिली मेरे को, प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा कि धनंजय आर यू हैप्पी? मैं कहा यस आई एम हैप्पी। कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करती? मैं कहा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ तो फ्रेंड्स है मेरे, मैं जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ खाना वीना, मैं अकेली तो होती नहीं। कहते वाई यू, मतलब ऐसा क्यों, तब तुम अकेले क्यों नहीं जाती हो? तुम हैंडीकैप हो, तुम्हें सारी जिंदगी खुद फाइट करना है, तुम्हें सारे हर जगह अकेले ही चलना है, बस में भी, रात में। ये बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे हर जगह, ये 2 साल के लिए हैं। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में वो बात क्लिक की कि मुझे तो हर सारी जिंदगी खुद ही फाइट करना है, हर जगह मुझे अकेले ही जाना। तो मुझे थोड़ा सीखना होगा लड़ना और लोगों को फेस करना। तो मैंने आंख में आंख डाल करके बात करना सीख लिया था। सामने वाला ग्राउंड हो गया, लॉ ग्राउंड हो गया, वहाँ पर इनका हमने परफॉर्मेंस देखा। लाइक एक हेजिटेशन होना और एक अपने आप को सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। एक ट्रांसजेंडर के रूप में जब कह रहे हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और स्टेज के ऊपर जाके एक स्टेज को परफॉर्म करना। जब तक इंसान अपने आप में प्राउड फील नहीं करेगा तब तक वो इंसान लड़ नहीं पाएगा और दुनिया को फेस नहीं कर पाएगा। मैं स्पेशली मैं अपना दिल से जो अब मैं अपने कोर आर्ट से मैं अपना थैंक्स बोलना चाहती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी को, ताकि उन्होंने हमें सराहा
ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक मौका दिया उन्होंने। जो धनंजय मंगलमुखी है वो पहले फर्स्ट स्टूडेंट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है। उन्होंने पहले बताया गुरु, मैं एक्चुअली मेरा 47 में बोली देखो बेबी, पढ़ाई के लिए कोई उम्र का कोई सीमा नहीं होता है ना, पढ़ाओ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं उनके पेरेंट्स की जगह में, उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए जैसे कोई ना कोई पेरेंट्स होना ज़रूरी है ना, तो मैं सपोर्ट की कि मैं अपना एडमिशन दिलाऊंगी। चलो तो एडमिशन इसमें भी काजल मंगलमुखी के नाम से तो मेरा डिसाइपल है, बल्कि मैं अपना वो एडमिशन दिलाएं। तो उसके बाद जैसे उन्होंने जो शुरू किए काम जैसी, तो एक आइडल बन गई ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, आइडल। धनंजय, ये नाम बोलते साथ ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली। वो कहते हैं ना कि फाइटर्स आर बोर्न अलोन, सो आई वुड से दैट ही इज़ वन फाइटर दैट वाज रियली बोर्न अलोन। एक तो वैसे ही समाज जो है आपको बहुत तिरस्कृत करता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो सच्चाई बात है, एंड आई विल नॉट लाई। और उन्होंने मेरे साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं, और करते करते वो रो पड़े थे कि किस तरह से। और ये आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल से जब सबसे पहला मैंने इंटरव्यू उनसे लिया था वो था कुछ 6 साल पहले, और तब मुझे धनंजय ने बताया था कि मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेके तंज कसे जाते हैं और मुझे पीछे पीछे कमेंट्स मारे जाते हैं। 6-7 साल पहले की ये बात है, और ये धनंजय की जिद थी, ये धनंजय का जुनून था कि उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं फाइट करूंगा, ना सिर्फ मैं अपने लिए बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर्स के लिए, राइट। और यही वो शख्स है जिसको आज सारी दुनिया रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ तक कि मैं बैठ के उसके लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। ये है धनंजय की पावर। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि एक्चुअली मैं जो हूँ आपके पास बैठी हूँ तो मैं ट्रांस हूँ। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, तो उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी बताने की, कोई बात नहीं, सब इक्वल तो हैं। फिर उस दिन के बाद उस दिन के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था मुझ में कि यार हाँ ठीक है, इन्होंने समझ लिया कि हम लोग भी इंसान हैं। पहले चोरी चोरी चुपके रहते थे, जब से यूनिवर्सिटी में आए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपनी दुनिया में दोबारा से वापस आ गए हैं। तो मैं भी सेनेट में था और हमने भी सेनेट में ये बात उठाई थी, और धनंजय ने तो उसकी बात करी और बाकी लोगों ने भी इसमें साथ दिया कि एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि जो फीस है, अगर एक्चुअल में ये पोजीशन है कि लोग इस वजह से नहीं क्लासेस लगा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना कमाने जाना है, तो कम से कम ये हर्डल तो नहीं होनी चाहिए। और उसमें ये बात कही गई कि नहीं जी स्कॉलरशिप्स हैं ये वो, तब भी हमने यही कहा था कि वो तो बहुत बाद की बात है। स्कॉलरशिप्स आते आते पता है आपको कितना टाइम लग जाता है। एक सीधी सीधी बात है कि 5-7 बच्चे हैं, अगर आप उनकी फ़ीस माफ़ कर दें तो फॉर्चुनेटली वो संभव हो पाया। आज वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सब कुछ आपको एक ऐसा एनेबलिंग इन्वायरमेंट मिलेगा। आप बच्चों से पूछ भी लेना कि सबसे कि कैसे हमें लोगों ने प्रोस्टिट्यूट भी समझा, लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज वो वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमें बहुत प्यार मिलता है। मेरे को यहाँ पे दूसरा साल है मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में। जब मैं शुरू में आई थी तब मैं हिडन में थी, बहुत ज़्यादा डरपोक सी, एकदम छुपी सी, किसी से कोई बात नहीं करना, बस डिपार्टमेंट के अंदर तक ही मेरे को सबको पता था कि ट्रांस है। इंटरव्यू हुआ मेरा एंट्रेंस के बाद, तो टीचर्स ने पूछा कि आप ट्रांस हो, मैंने बोला यस आई एम ट्रांस। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब खड़े होकर क्लैपिंग करने लगे। उन्होंने देन बोला वेलकम। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने मेरे इस तरीके से वेलकम किया। देन मेरे क्लास मेंबर्स ने भी मेरे बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया था। कहते यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा फील मत करना कि आप ना लाइक अलग हो। जब साक्षात्कार होगा मेरी मौत के साथ तो मुझे दुख नहीं होगा कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया के लोग आते हैं, खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मुझे दुख नहीं होगा कि मैंने इस दुनिया में आके सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ा। नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी की तो लड़ी हूँ, लेकिन मैंने दूसरों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। 80% हमारे साथ हैं, 20% हमेशा हर जगह रहते हैं। वो फीमेल के साथ हो, वो मेल के साथ हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हर जगह रहता है, वो उसकी हमें परवाह भी नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी हमारे साथ है। मैं पिछले साल हॉलैंड गई थी, फ्रांस, जर्मनी, तो वहाँ पर इसलिए कि मैंने जो यहाँ पर एक क्रांति लाई है तो वो लोग सुनना चाहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए चल रहा है मेरा, कनाडा के लिए। अब जो प्राइड हो रही थी 2013 से,
आज वो प्राइड इतने अच्छे स्तर पे मनाई जा रही है। पूरा वीक मनाया था। पिछले साल जो हमने प्राइड की थी तो पूरा हफ्ता था, 7 दिन का, और आज और पूरा स्टूडेंट्स एंड हमने रेनबो कलर में रंग दिया था। तो अभी भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं तुम्हारा फेस्टिवल कब होगा। इतना कहते हैं हमने आज तक जितनी पंजाब में की हिस्ट्री है ना, इसमें 7 दिन का फेस्टिवल कभी नहीं रहा। एंड रेनबो कलर में ये बेरांस जो बिल्डिंग है ना, जो सीमेंट वाला कलर है, इसमें कलर आ गए हैं। तो मतलब हमेशा पूछते रहे वो गिद्दा कब करोगे ट्रांसजेंडर वाला। ऐसे तो लड़कियां भी नहीं गिद्दा कर सकती जितना मोमेंट आप ट्रांस कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम पे मैं एक माँ का घर बनाऊंगी ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अपकमिंग ट्रांसजेंडर जो होते हैं, आने वाले जो जनरेशन जो ट्रांसजेंडर होते, जो एजुकेटेड बनना चाहते, क्वालिफाइड बनना चाहते, वो पढ़ो लिखो, इस डेरे में रह के आगे बढ़ो। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल भी बना दिया है फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। उसमें 7-8 मेंबर्स हैं। तो वो पूरे कमेटी में मैं 2 साल से लड़ रही थी कि चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। 2016 जनवरी में मैंने एप्लीकेशन दी थी गवर्नमेंट को। सितंबर में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन चुका है, जिसकी मैं मेंबर हूं, और काजल मंगल मुखी जो मेरी गुरु हैं वो मेंबर हैं। तो उससे जो वेलफेयर बोर्ड बनने से क्या हुआ कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें हम अपनी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। और उसके जो मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। तो हम एक ही मंच पे अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। उसमें एजुकेशन, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, लीगल है, सोशल सिक्योरिटी, मतलब पुलिस भी है इसमें, एसएसपी इसमें मेंबर हैं। तो इस तरह के सारे मेंबर्स मिला के एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें हम लोग अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। तो फीस के रिगार्डिंग जो हमारा एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलता है, वो हमने यूनिवर्सिटी को कहा कि इनको वो एक्सटेंड करके एक फैसिलिटी दे। इसके अलावा इनकी फ़ीस जो है वो माफ़ की जा सके ताकि ये पढ़ सकें, उसके बारे में। फिर इनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स का यूनिवर्सिटी ने, मैं इसमें यूनिवर्सिटी जो अथॉरिटीज़ है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनका जो हमारे रिस्पॉन्स रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इनकी तरफ सपोर्टिव रहा है। तो सब मिल के ये काम कर पाए हैं। चंडीगढ़ में जो जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको मिस्टर या मिसेस कह के ना बुलाया जाए। तो हमने प्रपोज किया था MX जो है उसका प्रीफिक्स वो यूज़ किया जाए, मिस्टर मिसेस की जगह MX यूज़ किया जाए। तो ये चंडीगढ़ जो है वो पहला सिटी है पूरे भारत में जहाँ पर इसको लागू किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जितने फेस्टिवल होंगे चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तरफ, या रोज़ फेस्टिवल हो या चंडीगढ़ कार्निवल हो, किसी भी तरह का फेस्टिवल हो, उसमें ट्रांसजेंडर को पूरा मौका दिया जाएगा। उनको स्टॉल देते हैं। तो ये सब चीज़ें एक इंक्लूजन की तरफ है, हम लोग इंक्लूड करें। तो दोनों फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम हमने इनको एक स्पेस अलॉट किया ताकि ये वहाँ पे स्टॉल लगा के लोगों को अपने बारे में बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। जो सोशल एक्सक्लूजन है इनका वो दूर हो और सोशल इंक्लूजन हो। लोग बड़े हैरान थे। लोग स्पेशली सबसे ज़्यादा हमारे स्टॉल पे आ रहे थे क्योंकि उनको पहली बारी एक ट्रांसजेंडर या हिजड़ा लोग पहली बार दिखाई दिए थे पब्लिक में, और वो भी लोगों को समझाते हुए कि वो भी एक आम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके भी वही अधिकार हैं जो बाकी लोगों के हैं। हम लोगों ने पूरे स्टॉल में सक्सेस स्टोरी लगा रखी थी, 5-6 स्टूडेंट्स की फोटो लगाने, साथ में उनकी स्टोरी लिखी थी स्मॉल में, ब्रीफ में, कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं। तो और स्टूडेंट सब लोग बड़े हैरान थे कि अरे मतलब एजुकेशन तक पहुँच गए हैं। हमने एक बोर्ड लगा रखा था वहाँ पर, साइनिंग बोर्ड, जो सिग्नेचर कैंपेन, वो काफ़ी बड़ा था, 7-8 फुट का था, तो वो फुल भर गया था। तो हमने जो पूरा जो कैबिन था, लोग उस पर ही साइन कर रहे थे पूरे कैबिन में ही अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लोग बहुत खुश थे, मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे लोगों को मतलब आपको बयान करने का कि कितना ज़्यादा प्रोत्साहित हमें लोगों ने किया। लोग चाहते हैं हम लोग आगे आए। उस टाइम की प्रीत को देखोगे तो वो बहुत डरपोक थी, बट आज की प्रीत को देखोगे ना तो बहुत बोल्ड हो चुकी है। डर वाली चीज़ थी ना, वो प्रीत के अंदर से जा चुकी है कि क्या चीज़ थी।
और इसका सारा क्रेडिट मैं धनंजय जी को देती हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। पेरेंट्स से अलग हुई, उन्होंने मेरा मदर की तरह यूनिवर्सिटी में जैसे एक मदर अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उन्होंने वो सारी इस तरीके से मेरे यहाँ पे ध्यान रखा है। कोई टीजिंग नहीं किसी की, कोई बुलिंग नहीं, कुछ नहीं। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, रूम की प्रॉब्लम होती है, और वो खुद ही जाती है हमारे साथ एज ए मदर की तरह हेल्प करती हैं, और हम जाते हैं तो हमारी परेशानी सुनती है, हर चीज़ परेशानी सुनती है। कुछ 10% बच्चे होंगे जो धनंजय को नहीं जानते होंगे, बाकी पूरी 90% यूनिवर्सिटी दीदी को जानती है। तो उन्हीं की वजह से हमारी पहचान भी बनी वहाँ पे काफ़ी अच्छी। हाँ, 2014 की जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ये बदलाव उसके बाद आने शुरू हुए, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि एक इंसान को इंसान होने का अधिकार दिया गया, उसको समाज में मिलाने के लिए जितने भी सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हैं वो सब दे दिए। किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वो सरकारें, केंद्र सरकार को 6 महीने के अंदर वो करना था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आई, इतने 4 साल 3 साल लग गए, अभी तक पूरे नीचे लेवल तक वो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई। अब हम लोग चाहते हैं कि सरकारें करें ना करें, हमें सरकारों के दरवाजे खटकाने हैं। हम सरकार को बताते हैं ये हमारे अधिकार हैं, और मैं अपनी कम्युनिटी को बोलती हूँ कि आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप बाहर नहीं आओगे, जब तक आप समाज के साथ मिलोगे नहीं, और तब तक सरकार भी जागेगी नहीं। एक बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, तो मुझे भी ऐसा ही करना है कि हमें बोलना है सरकार को कि हमारी राइट्स, जो हमारी जो अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे पास ये अधिकार नहीं है या हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, सरकार को देना पड़ेगा। और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उसी के लिए बना हुआ। इनका अभी एक हम पुलिस के साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस जो है उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो इनके साथ क्राइम हो रहे हैं उनको कैसे डील किया जाए। और हम इनके जो डेरा है या बाकी प्लेसेस जहाँ पे ये रहते हैं लोग, वहाँ पे हम मेडिकल हेल्थ कैंप्स जो है वो करना चाहते हैं। तो अभी काम जो है हम धीरे धीरे शुरू हुआ है, प्रोग्रेस हो रही है, बट आई फील कि स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क वी कैन डू ऑन दिस। पूरे इंडिया में बच्चों को मोटिवेट कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर बच्चों को, वो जिनकी पढ़ाई छूट गई है किसी न किसी कारण से, उनको मोटिवेट कर रही हूँ। वो चंडीगढ़ आएगा, उन अपने शहर में उनको उस तरह का वातावरण या इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या यूनिवर्सिटी उनके लिए स्कूल नहीं कर पा रहा, तो चंडीगढ़ आ जाओ। चंडीगढ़ आके आपको वो सारी सुरक्षा प्रदान की जाएंगी। अगर हम लोग किसी गुफा में छुप के या पर्दे के पीछे रह के डिमांड करेंगे तो हमें कोई भी नहीं देगा, हमें बाहर आना पड़ेगा। और जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, हमारे अधिकारों को दिलाने के लिए आप भी सहयोग नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि समाज में जागृति आ रही है, और समाज कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसके लिए काम कर रहे हैं। उसमें मीडिया सबसे ज़्यादा का जो रोल रहा है, फीस की प्रॉब्लम है तो उसमें मीडिया के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके हमारी फीस पे करी थी। तो ये बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव था कि मीडिया ने बहुत, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है, समाज को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसको मीडिया ने अच्छे से समझा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I remember getting a call from Dhananjay saying that, you know, I want to study, but I don't have money. And I don't know what to do. I don't know where to get money from. Where do I get money from? तो उन्होंने बताया कि एजुकेशन में था, सिस्टम में भी जिस तरह की जो स्टूडेंट्स हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल है, वो सब चीज़ें उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो इट वाज वेरी फर्स्ट स्टोरी ऑफ माइन। तो उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और बिल्कुल पहला ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। थोड़े जो उनके फ्रेंड्स थे वो थोड़े अवेयर हुए। तो इस दौरान मेरा धनंजय से मतलब बातचीत बीच में होती रहती थी कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अक्सर धनंजय को लेकर मीडिया बहुत कॉन्शियस रहता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पहला जो फील था वो ये था कि ये क्या है, पर धीरे धीरे करते हुए इनके लेवल तक हम पहुँच पाए हैं। ये हमारे लेवल तक नहीं पहुँचे, हम इनके लेवल तक पहुँचे। You know, journalists usually mention Dhananjay somewhere. I mean, in the same article, they sometimes use he and sometimes they use she for quoting Dhananjay, obviously. And I think they need to incorporate that you know, Dhananjay identifies herself as a female gender.
So they need to write she for her. I think they need to do it. धनंजय ने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी कुछ किया है। अगर मेरे हिसाब से अगर ये नहीं होते तो लोग इतना इनको नहीं जानते, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके बारे में इतना लोग नहीं अवेयर होते। These are not very average people. Average people will get filtered out much earlier. Because university is not making any concession in the merit when it is admitting them. They are of the same intellect, okay, and they have to pass the same exam. And since there has been a harder struggle for such people to reach this level, their IQ is far greater. I've met a lot of people, right? But Dhananjay was the first person who ever made me feel like, who made me, an only child, feel like I have an older sister. Like there's knowledge and experience there. So, you know, I mean, like given the considerable experience, let's say a lot of members of the transgender community in India have, if you empower that with knowledge, now you tell me that's a bad idea, because I will not be convinced, right? Because they have so much to offer. They have so much learning in them by virtue of their experience. If you combine that with knowledge, there's no telling that, you know, what all they can accomplish. लाइवलीहुड का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला। भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं होती है। हम सोचते हैं पढ़ें या पेट पालें, जिसके नाचें या फिर पढ़ें। These are basics which our authorities have to provide. The reservation policy is basically for the marginalized community, and if we deny them the reservation policy, the waiver of fees, we are actually denying them basic rights. अभी हम इसी कश्मकश में हैं, लेकिन पेट को हम काट के, मतलब कम खा के, एक टाइम का खा के 2 टाइम का बचा के अगर हमें वो मिल जाती है एजुकेशन, तो हमें लगता है कि ठीक है, 2 साल 4 साल 5 साल अगर एक टाइम खा के गुजारा हो रहा है, 2 टाइम नहीं खा रहे हैं, तो वो आने वाले समय में उसका फ़ायदा होगा। तो लाइवलीहुड के लिए हमारे पास अब जो परंपरागत, जो पुरानी जो ट्रेडिशन चला रहा था, सबसे पहले तो घर से बच्चे को निकाला जाता है या भाग के कहीं भी कुछ भी होता है, तो सबसे पहले बस स्टैंड या रेलवे ट्रैक पे या वो रेलवे स्टेशन पे आते, तो वहाँ पर जो बस में मांगना, रेल में मांगना, ये भी है। प्रोस्टिट्यूशन में रहते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता तो प्रोस्टिट्यूशन में जब पेट पालना है। तो तीसरा जो सबसे हाईली जिसको बोल रहा है, अच्छा जिसको माना जाता है, वो है बधाई का। किसी के घर बच्चा हो रहा है और या शादी होती, तो ये तीसरा काम है और इसको अच्छा माना जाता है। लोग खुद भी बुलाते हैं, लोग खुद भी जाते हैं, और साथ साथ में ये तो चल रही परंपरा, इसके साथ हमारा जो दायित्व है, जो स्टूडेंट, जो पढ़े लिखे जो किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके पर, उनके कंधों पे ज़्यादा दायित्व है, उनके पास जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि वो ऐसे समाज से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उसका वो सहभागी बन रहे हैं उसमें, तो उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि वो पढ़ लिख के आगे IAS बने, IPS बने या किसी भी जॉब में जाएं। जो 3 मैंने रास्ते बताए, ये ढीले तब पड़ेंगे जब यहाँ पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। And education, I'm telling you, it's at the root of trans emancipation. Because trans people drop out of education because of harassment, they don't sort of equip themselves and skill themselves enough to get a job, and then they end up in things like sex work and everything, which are very exploitative. It's a vicious cycle of poverty and disempowerment that follows from lack of education and skills. And that's why I think education is so crucial, that it's absolutely essential to break the cycle of violence and discrimination that trans people face. The number goes beyond a little critical, then this university is in a position to provide, if not a separate hostel, at least a separate block where adequate provision can be made for them, so that they have a fruitful time learning in the university, because these people will become leaders of this gender at a national level as they will graduate from a national institution. और स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है वो इसमें एसोसिएट है, तो ये सारे जो जिसमें स्टेट भी है, एम्बेसीज भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो सिविल सोसाइटी है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल नहीं रहेगा कि सिर्फ
धनंजय या कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स का, ये फेस्टिवल सबका हो गया। वो कहते हैं कि इलायची के दानों जैसा है मुकद्दर अपना, इलायची के दानों जैसा है मुकद्दर अपना, महक उतनी ही बिखरती गई जितना कि पिसते गए। तो ये जितना पिसता जाता है शख्स, उतना ज्यादा इसकी महक बिखरती जा रही है। एक अकेले शख्स ने पूरा रेवोल्यूशन ला दिया, whether it was getting admission into the PO or whether if we talk about the first washroom specially for transgenders, he has fought it all alone and fought it for the community जो आज वाह वाह कर रही है उसकी। I guess it began first of all with that Pride 2017, and we provided funding for theatre production, and then I took part in a panel discussion at Punjab University here in Chandigarh, and then participated in the Pride Walk in Pride 2017. I think it's getting better and better. More and more people are getting involved, and more people see the value in events such as this in terms of striving for equality and just making sure that we all have the same rights and we all are loved and we all have a chance to love. But then I think because of how well that went and how happy we were with the results, we continued the conversation looking about how we could move forward and expand that. मैं सोचती हूँ कि एक जो ट्रांसजेंडर पढ़ लिख के इतने आगे बढ़ जाए, और मेरा एक ड्रीम है कि कोई ना कोई ट्रांसजेंडर एक ऐसा है जो डीसी बन के आए यहाँ पर। और साथ में मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अब 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे इतनी झांकियाँ होती हैं, तो उसमें किन्नर क्यों नहीं जाते? पूरा किन्नरों की एक परंपरा है, झांकी के साथ मिलके और 50 लोग राष्ट्रपति को सल्यूट करें कि हम आपके नागरिक, हम भी तो आपके प्रजा हैं। तो ये मेरा सपना है कि हम लोग करीबन 100-150 लोग एक फौज की तरह, आर्मी की तरह रहें कि हम सजग हैं, हम भी आपके नागरिक हैं, हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। When we see transgenders, we only think like like the villains in a Bollywood film or maybe like a comic character, or like as if being a transgender person is like something to be made fun of. Here, Dhananjay stood up for transgenders who would, let's say, obviously not adhere to those stereotypes, right? That there is so much more to this community that people really know about, that there are transgenders who wish to sort of do their duty, like perform their calling for the country, or like their own calling as a vocation, that they have skills, they have talents. मेरी ज़िंदगी का जो एम है तो वो तो इन बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि ये लोग आगे बढ़ें। मैंने अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी, सेक्रीफाइस के लिए, चाहे वो पर्सनल मतलब सेल्फिश मानो, क्योंकि इंसान तो बहुत सेल्फिश है, वो दूसरों के सुख में भी अपना सुख देखता है। तो मैं चाहती हूँ ये बच्चे आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करें। ये ज़िंदगी के फाइट है, ये सारी ज़िंदगी चलेगी, चाहे मर्द हो, औरत हो, एक ट्रांसजेंडर हो। कमज़ोर चीज़ के लिए कोई जगह नहीं इस प्रकृति में। जो चलना सीखता है वो जीत जाता है, जो मजबूत है वो जीतता है। और हम लोग मजबूत लोग हैं, हम लोगों ने इतना कुछ सहा है, हम तब के सोना बन गए हैं, एक चमकदार सोना। हम चाहते हैं कि हम वो चमक से सभी को प्रकाश मिले। हमारा जो आशीर्वाद, जो अगर मानते हैं लोग आशीर्वाद वाली, दुआ वाली, हम लोग चाहते हैं कि सभी को बराबर, हम लोग दुआ करते हैं कि सब आगे बढ़ें, प्रगति करें, सबकी संतानें, सब लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, इस तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लोग हम सब लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। मुझे लगा कि जिस तरह की तकलीफ़ों के बीच से ये गुजर के आते हैं, संभवतः उसके कारण इनकी संवेदनशीलता जो है वो संभवतः हमसे कहीं ज़्यादा है। वो इंसानियत जो हम इंसानों के बीच में तलाश करते रहते हैं और जिसकी बात करते रहते हैं, ये इंसानियत जिसको हम ये सोचते हैं कि वो खो रही है, वो एक समुदाय है जिसने उसको सहेज के रखा हुआ है। मुझे ना अब जॉब मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलना, मेरे को कोई भी ऐसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है, मेरे अंदर एक ऐसी जुनून है कि जो मैंने सारी ज़िंदगी झेला है, जो सारा ज़िंदगी मैं उस आत्मा के लिए तड़फ रही हूँ जो मेरे अंदर है, उसको बाहर लाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। जब मैं अपनी ज़िंदगी छोड़ूंगी तो मैं चाहूँगी कि मेरा भी ऐसा ही परिवार हो, मेरा भी अपना पार्टनर हो जिसके साथ मैं सुख के जीवन बिताऊं, उसके साथ बैठूं, उसके साथ बात करूं, क्योंकि एक टाइम होता है इंसान थक जाता है ना, उसको भी एक साथी की ज़रूरत होती है। इसी की तलाश में मैं रहती हूँ कि
जैसे वो गज़ल है ना, जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नज़र भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है। लाखों करोड़ों तारों की भरी जो रात से अच्छा एक चंद्रमा की रात होती है, तो मेरे इतने साल बीत गए, 50 साल की उम्र होने वाली अब तो मैं चाहूँ कि मेरे 10 साल भी ऐसे हों जिसमें औरत बन के जीऊँ पूर्ण रूप में, जो मैं औरत हूँ। मेरे शरीर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अपने आप को पूर्ण मानती हूँ। लोगों को लगता है कि ये शायद आदमी है, ये है, मुझे लगता है मैं औरत हूँ। कि जब मरूंगी तो मुझे लगेगा मैं औरत बन के जा रही हूँ। मैं वो ज़िंदगी, झूठी ज़िंदगी जो मुझे समाज ने दी है, उसको मैं जी के नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जी के जा रही हूँ, जिसमें किसी समाज का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं उसी को जीना चाहूँगी लास्ट मोमेंट तक। अब हमें देखना है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो किस तरह से हमें एक्सेप्ट करता है, और मुझे लगता है कि वहाँ भी हमें जीत होगी। She is able to confront all those situations. She will not bother about. She is fully confident how to fight with the society, and if some wrong element comes in life, she knows how to tackle that. I wish Dhananjay all the best for all her future academic and professional efforts. हमें लगता है कि और लोग जागरूक हो कर पाएँ, और इस तरह से एक बहुत बड़ी सेवा वो कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी की। ये वो हैं जो अपने आप में बने हैं, और ये वही शो कर रहे हैं जो ये हैं। Members of the transgender community as well as the other LGBT community, they come out and they make themselves known for the people they are. तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारी तरह जीवन जी सकते हैं, और हमें सबसे पहले हमें ही इनका समर्थन करना चाहिए और हमें इनके साथ मिलजुल के साथ खड़े रहना चाहिए। I wish we had more people like her. That's the only. She makes this world a beautiful place. It's the nature of the person, like that drive that makes you do it is the same drive that is also going to open other doors for you. Community here, the L and the G part remains very hidden. It's very much led by the trans, and thank goodness that Dhananjay is there bringing the LGB part along with her. She has herself, by the way of her existence, by the way of being who she is, inspired so many people. It's just, I think it's great. ऐसे सदियों में लोग आते हैं और उनके नाम याद रह जाते हैं। तो धनंजय की महक, उसका नाम हमेशा याद रहेगा। एक रास्ता है जो कांटों भरा है, उसको कांटों को अपने आप ही साफ करते निकलना है, अपने आप ही रास्ता बनाना है, क्योंकि हमारे आगे कोई रास्ता किसी ने बना के नहीं दिया। लेकिन जब हम रास्ता बना के जाएंगे तो उस रास्ते को साफ करते करते पीछे आने वाले जो समाज है, जो हमारे पीछे आ रहा है, हमारा अपना समाज या हमारे जैसे लोग, उनके लिए वो रास्ता साफ मिलेगा।